आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 10th का 4th चैप्टर जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और फ्यूचर में आप जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक दरवाजा है, एक शुरुआत है। आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा हर वो टॉपिक जो एनसीईआरटी में दिया गया है और वो हर बार कभी ना कभी एग्जाम में आया गया है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और एंजॉय कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है कार्बन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स के बारे में। तो कार्बन के कंपाउंड्स को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कार्बन के बारे में, कार्बन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, देखो कार्बन के बारे में क्या है कि कार्बन सबसे पहला एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल मेटलॉइड्स होते हैं जिसमें से कि कार्बन बिलोंग करता है नॉन मेटल कैटेगरी से। इसका सिंबल होता है C। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम कार्बन का करते हैं तो हमें मिलता है पहला सेल में 2 और दूसरा सेल में 4, यानी K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको SPDF के अनुसार करें तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 एंड देन 2p2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन के केस में वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होता है और वो होता है 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका एटॉमिक मास होता है 12U, 12 AMU या फिर 12U। अगर इसके मोलर मास के बारे में बात करें तो ये होता है 12 ग्राम। ठीक है, कार्बन हमारे नेचर में 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसे हम बोलते हैं आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। सो आइसोटॉप्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि एटम्स तो सेम एलिमेंट के ही होंगे लेकिन उनके एटॉमिक मासेस अलग अलग होंगे, यानी कि डिफरेंट एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहां पर कार्बन का नीचे में जो लिखे हैं वो होता है एटॉमिक नंबर। तो 3 तरह का कार्बन यहां पर है जिसका एटॉमिक नंबर 6, 6 और 6 है सेम, लेकिन इसका मास क्या है 12, 13 और 14, 12, 13 एंड 14। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो पहला सेल है ये K सेल जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा सेल है L सेल जिसमें कि ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या है उसमें रिवॉल्व कर रहे हैं, और सेंटर में क्या है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, यानी कि मास नंबर होता है P प्लस N का संख्या। तो 6 प्लस 6 हो गया 12, यानी कि ये जो कार्बन है ये है C612, ये वाला कार्बन है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला। क्लियर है बात। दूसरा कुछ है कि कार्बन जब कंपाउंड्स बनाएगा तो जाहिर सी बात है कि कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में या फिर खुद के साथ में क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। बॉन्डिंग करने के कारण से होता क्या है कि ये बल्क इसका बढ़ता है, साइज बढ़ता है और ये कंपाउंड्स बना पाता है। राइट, तो कंपाउंड्स बनाने के लिए इसको बॉन्डिंग करना पड़ेगा। और अब तक हम लोग जानते आ रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड का मतलब द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बट यहां पे सबसे पहले देखेंगे अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो जिसमें ट्रांसफर हुआ, जैसे अगर X है और Y है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। ठीक है, तो इस पर आ जाएगा, Y पर आ जाएगा माइनस चार्ज और X पर आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, यानी कि जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो प्लस और माइनस फॉर्म्ड होता है कैटायंस एंड एनायंस के फॉर्म में। बट इन केस ऑफ कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनता। आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है, इट मींस कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्यों नहीं होता है। अगर होता, ठीक है, अगर होता तो कार्बन केटायन भी बनता और कार्बन पॉजिटिव, या तो दोनों में से कोई एक बनता। ठीक है, C-4 या फिर C+4 बनता है कार्बन का एनायन या फिर कार्बन का केटायन। बट यहां पर ये दोनों ही नहीं बनता है। जानते हैं क्यों। देखो, हमें पता है कार्बन के सेंटर में कितना प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, और उसी कार्बन के एटम में 6 इलेक्ट्रॉन भी होता है, और ये पूरा जो 6 इलेक्ट्रॉन है 6 प्रोटॉन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब हम एक सपोज कर रहे हैं कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। ठीक है, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया। इसके बाद में प्रोटॉन तो सेम रहेगा
और अब ये हो जाएगा 6 से बढ़कर 10 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो अब ये 10 इलेक्ट्रॉन कौन कंट्रोल करेगा? यही 6 प्रोटॉन, ठीक है, जो कि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, वेरी डिफिकल्ट होता है। 6 प्रोटॉन से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण से ये गेन वाला प्रोसेस नहीं हो पाता है। जब 4 इलेक्ट्रॉन का गेन नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये हो कि कार्बन -4 नहीं बन पाएगा। सो दिस इज द रीजन व्हाई कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म C-4, क्योंकि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल नहीं कर सकता है। 4 ही क्यों? क्योंकि इसको ऑक्टेट या फिर ड्यूप्लेट कंप्लीट करना होगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो पहले से 6 इलेक्ट्रॉन था और 4 और आ गया तो हो गया 10, यानी हीलियम के नियोन के जैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूरेशन हो गया, और आउटर मोस्ट में हो जाएगा 2,8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ऑक्टेट। तो ऑक्टेट को अचीव करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? गेन करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, दूसरा कंडीशन देखते हैं कि कार्बन लूज क्यों नहीं कर पाएगा। हमें पता है कि कार्बन एक वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एटम है। अब कार्बन स्मॉलेस्ट एटम है, यानी कि उसका जो सेंटर से, जो न्यूक्लियस से, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? टाइटली अटैच्ड होंगे ड्यू टू द लेस डिस्टेंस। अब जब आप उस इलेक्ट्रॉन को निकालने जाओगे तो वो न्यूक्लियस बहुत ज्यादा तगड़ा फोर्स से क्या करेगा? खींचे रहेगा, ठीक है, जिसके कारण से यू हैव टू सप्लाई मोर एनर्जी, राइट। तो हमें निकालना है 4 इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन 2,4 है कार्बन का, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन को आप निकाल लिए तो सिर्फ बचा 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ड्यूप्लेट लाइक ए हीलियम। तो 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने में यू हैव टू सप्लाई मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जिसके कारण से लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन बाय द कार्बन एटम भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये 2 रीजन आपको समझ में आया होगा कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों नहीं कर सकता है और लॉस क्यों नहीं कर सकता है। अब बात सवाल यहां पर आता है कि जब कार्बन लॉस या गेन कर ही नहीं सकता है तो फिर स्टेबल कैसे हुआ? ना ही ये ड्यूप्लेट बन सकता है, ना ही ऑक्टेट बन सकता है बाय लॉसिंग और गेनिंग। तो फिर ये स्टेबल कैसे होगा? तो स्टेबल ऐसे होगा कि वो कुछ दूसरा तरीका अपनाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका यानी कि आयनिक बॉन्ड अब नहीं बनाएगा, कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। यहां पर है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि हमने जो इलेक्ट्रॉन दिया और सामने वाले ने जो दिया, उन जो कंट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन पे दोनों एटम्स का क्या होगा? कंट्रोल होगा, ठीक है। लेकिन लॉस और गेन करने का मतलब किसी एक से इलेक्ट्रॉन चला गया और दूसरे के पास गेन हो गया, तो उस वाले इलेक्ट्रॉन पर सिर्फ उसी एटम का मतलब हक है और जो लॉस कर दे उसका हक नहीं है, ठीक है। ये होता है कॉन्सेप्ट शेयरिंग का। तो कार्बन क्या करता है? किसी दूसरे एटम के साथ में हमेशा ही कार्बन शेयर करता है, ठीक है। तो शेयरिंग करने के कारण से जो नया टाइप का केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड होता है उसी को बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे हम बोल रहे हैं कि कार्बन है, ये कार्बन के सराउंडिंग में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हाइड्रोजन यहां पर आएगा इसके साथ बॉन्ड बनाने, तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 हाइड्रोजन देगा और 1 कार्बन देगा। म्यूचुअल एंड इक्वल शेयरिंग होगा। अगर हाइड्रोजन 1 दे रहा है तो कार्बन भी 1 ही देगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में ऐसे शेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से 3 और इलेक्ट्रॉन के लिए 3 और हाइड्रोजन आएगा और ये शेयर हो जाएगा ऐसे, इधर ये ऐसे शेयर हो गया, ये ऐसे शेयर हो गया। यानी कि यहां पे जो आपका एक बॉन्ड बना, ये एक बॉन्ड, ये ऐसे एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड और ये एक बॉन्ड, यानी कि कार्बन के सराउंडिंग में 4 बॉन्ड है, एक एक हाइड्रोजन से, 4 हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड, ठीक है। इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। सो कोवैलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन क्या है? ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है उसके कारण से जो केमिकल बॉन्ड बनता है उसी को बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं? तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर एक एटम है X और दूसरा एटम है Y, अगर इन दोनों ने केमिकल बॉन्ड यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड।
अगर एक्स और वाई ने दो दो इलेक्ट्रॉन दिया, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व हुआ, तो हम बोलेंगे यहां पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन दिया, एक्स ने 3 दिया, वाई ने 3 दिया, तो यहां पर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसे यहां पर कार्बन ने 1 दिया, हाइड्रोजन ने 1 दिया, तो यहां पर बना 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। अगर हम ऑक्सीजन के बारे में बात करें, देखो जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ठीक है, इन दोनों ने एक एक यानी कि एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरा ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिया, यानी कि टोटल बॉन्ड फॉर्मेशन में 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ, तो हम यहां पर बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आएगा? सिमिलरली अगर हम बोले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ये 3 देगा, एक नाइट्रोजन, दूसरा वाला भी नाइट्रोजन भी 3 देगा, और टोटल हो गया 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गया, यानी कि 3 पेयर, तो हम यहां पर बोलेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सो टाइप्स कितने हो गए? 3 टाइप के, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। 4 बॉन्ड नहीं होता है, उसका रीजन आगे चल के पढ़ना होगा, बट फिलहाल के लिए आपको ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम बॉन्ड किसी भी 2 एटम के बीच में बन सकता है सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल तक, 3 तक। ठीक है, अब यहां पे बॉन्ड एक और टाइप के होते हैं कि बॉन्ड किस टाइप के एटम्स के बीच में बने हुए हैं। अगर केमिकल बॉन्ड यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल, डबल या ट्रिपल सेम एटम के बीच में है, कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इन सेम एटम के बीच में ही बना हुआ है, तो हम वहां पर बोलेंगे कि वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। जैसे यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में है तो ये नॉन पोलर है, यहां पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में है तो ये नॉन पोलर है। लेकिन अगर केमिकल बॉन्ड यानी कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल, डबल और ट्रिपल अगर डिफरेंट एटम्स के बीच में बना हुआ है, तो वहां पर हम बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये हो गया पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इतना तक क्लियर है? देखो, अगर प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ हम बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, यानी कोवेलेंट कंपाउंड्स का मतलब ऐसे कंपाउंड जो कि बने हुए हैं ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें तो शेयर होता है, तो कोई आयन बनता ही नहीं है, नो प्लस माइनस। ठीक है, ये ओनली नॉन मेटल्स के बीच में ही बनता है, नॉन मेटल्स के बीच में ही बनता है। जनरली आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? वीकर होते हैं, जिसके कारण से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इस तरह के कंपाउंड्स का क्या होता है? लो होता है, आसानी से वो बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, ये गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर पर। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। जो शेयर हुआ वो तो टाइटली बॉन्डेड हो गया ना 2 एटम्स के बीच में। ठीक है, तो देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो फ्री आयन, सो दैट्स व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर। और कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली पानी में क्या होते हैं? डिसॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स ये होते हैं आपके नॉन पोलर और वाटर होता है पोलर। ठीक है, तो वाटर पोलर है तो पोलर को ही डिसॉल्व कर सकता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, बट नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं होता है, इसीलिए मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, यहां पर हम कुछ बात करेंगे कि कार्बन, आज जितने भी सारे एलिमेंट्स अवेलेबल है हमारे पूरे यूनिवर्स में, सबसे ज्यादा जो कंपाउंड्स बनता है वो कार्बन से ही बनता है। तो आखिर कार्बन में ऐसा क्या खास बात है कि वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स और वेराइटीज ऑफ कंपाउंड्स को बनाने में कैपेबल है? तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब कार्बन इज कैपेबल टू फॉर्म लार्ज नंबर एंड वेराइटीज ऑफ कंपाउंड्स बाय लिंकिंग विद अदर एटम और सेम एटम, सेम अदर कार्बन एटम। ठीक है, तो आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द कार्बन हैज वर्साटाइल नेचर? तो इसके पीछे रीजन पहला है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब है कि कार्बन एक दूसरे कार्बन एटम से आसानी से लिंक हो जाता है, आसानी से बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, और जब ये बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। क्यों? क्योंकि साइज छोटा है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुआ तो दोनों न्यूक्लियस, एक कार्बन का न्यूक्लियस दूसरा कार्बन का न्यूक्लियस, उसके बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए जो शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है, वो टाइटली बंध जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेल्फ लिंकिंग या फिर कैटिनेशन प्रोसेस सिर्फ कार्बन में ही होता है, अदर एटम में भी होता है, सिलिकॉन में होता है, जर्मेनियम में होता है, बट वो 3 4 5 यूनिट जुड़ते जुड़ते क्या होता है, बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है। जबकि कार्बन नंबर्स कार्बन एटम जुड़ सकता है और स्टेबल रहता है। ठीक है, तो कैटिनेशन का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ द कार्बन एटम टू लिंक विद द अदर कार्बन एटम। ठीक है, जब ये लिंक करेगा तो कार्बन कुछ इस तरह से लिंक कर सकते हैं, या तो कार्बन स्ट्रेट मैनर में लिंक करते जाए विद द हेल्प ऑफ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, या तो सिंगल से करेगा, डबल से करेगा, ट्रिपल से करेगा, मिक्स होकर भी कर सकता है। ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएगा। या तो कार्बन ब्रांच वे में फैलेगा, यहां से भी लिंक करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इधर से भी आने लगा तो ये ब्रांच हो गया। कार्बन साइक्लिक के फॉर्म में भी एक हो सकता है, साइकिल जैसा क्लोज्ड चेन बना दे, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये हो गया स्ट्रेट चेन पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये हो गया हमारा स्ट्रेट चेन, ये हो गया ब्रांच्ड चेन, ब्रांच्ड चेन, और ये तीसरा हो गया रिंग चेन। ठीक है, रिंग चेन या फिर क्लोज चेन। तो ऊपर वाले दोनों है ओपन चेन और ये है क्लोज चेन। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को ही बोलते हैं हम लोग कैटिनेशन, और ये सारा का सारा स्टेबल है। ठीक है, देखिए दूसरा रीजन क्या है वर्सटाइल नेचर होने के कारण, मतलब पीछे कि टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब टेट्रा माने 4, वैलेंसी यानी वैलेंसी। ठीक है, तो कार्बन जब भी फॉर्म करेगा कंपाउंड तो उससे एसोसिएटेड 4 बॉन्ड होते हैं, हमेशा होते हैं। कार्बन अपना 4 बॉन्ड हमेशा सेटिस्फाई करेगा, इसी को बोलते हैं हम लोग टेट्रावैलेंसी। ठीक है, जैसे देखो फॉर एग्जांपल यहां पर कार्बन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से ये 4 डिफरेंट कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकता है। फिर यहां से 3 और इलेक्ट्रॉन आगे एक्स्ट्रा, यहां से भी 3, यहां से भी 3, अब ये ऐसे आगे जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। इसी के कारण से ये देख रहे हो कितना वर्सटाइल ये बढ़ते जा रहा है हर डायरेक्शन में, इसी को बोलते हैं हम लोग वर्सटाइल नेचर। और इसी दोनों के कारण से ही कार्बन वर्सटाइल नेचर शो कर पाता है। तो कार्बन वर्सटाइल नेचर शो करता है ड्यू टू द 2 मेजर रीजन, वन इज कैटिनेशन एंड सेकंड वन इज टेट्रावैलेंसी। कार्बन अलग अलग फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहता है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, डिफरेंट रहता है। देखो डिफरेंट फॉर्म्स होने का मतलब यह हुआ कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन 3 तरह के एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस, बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ठीक है, देखो डायमंड में क्या होता है कि हर एक कार्बन एटम से एसोसिएटेड जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 अदर कार्बन एटम से जुड़े होते हैं, यानी कि ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद द अदर 4 कार्बन एटम, और यहां पर टेट्राहेड्रल शेप बनाकर ये ऐसे बढ़ते चले जाता है। ठीक है, तो एक एक कार्बन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं बचा है, वो सब कार्बन से क्या हुआ है, अटैच्ड है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। सिमिलरली ग्रेफाइट में क्या होता है कि एक कार्बन पे जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसमें से सिर्फ 3 ही शेयर होता है। जैसे यहां पर देखो, ये एक कार्बन को देखो तो ये इससे शेयर्ड है, एक इससे शेयर्ड है, और एक इधर नीचे वाले लेयर से शेयर है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 3, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन खाली बच गया। सिमिलरली इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी इधर इधर और यहां से एक ऐसे नीचे जाएगा और एक बच गया, यानी कि हर एक कार्बन एटम के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है फ्री, और ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है, जबकि डायमंड बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अब ये जब 3-3 से शेयर ऐसे करके ऐसे लेयर टाइप बनाता है, और ये जो लेयर बनाता है ये हेक्सागोनल होता है। ठीक है, हेक्सागन शेप देखो ऐसे, ये आपको दिख रहा होगा कि ये एक हेक्सागोन है। सिमिलरली ये एक हेक्सागोन है। ठीक है, ये एक लेयर हुआ, पहला लेयर,
ये दूसरा लेयर, इसी तरह से ये तीसरा, ये चौथा। एक और दूसरा लेयर जो आपस में बंधे होते हैं विद द हेल्प ऑफ वीक वैंडरवाल फोर्स। वीक वैंडरवाल फोर्स का मतलब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये हल्का से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं। अब जैसे ही इस पर थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो ये फिसल जाएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वैंडरवाल फोर्स टूट जाएगा, जिसके कारण से ये पहला लेयर सेकंड लेयर के ऊपर से फिसल जाता है, ठीक है। जिसके इसी के कारण से, इसी प्रॉपर्टीज के कारण से ग्रेफाइट को हम लोग यूज करते हैं एज अ लुब्रिकेंट्स भी, ठीक है। तो ग्रेफाइट डायमंड्स का आप स्ट्रक्चर देख लिए। यहां पर तीसरा है बकमिंस्टर फ्लोरेंस, यानी कि कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ एटम, CN। इसका स्ट्रक्चर जो होगा, फॉर्मूला होगा CN। इन का 60, 70, 35, 40 ऐसा हो सकता है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो फेमस है हम लोग के सिलेबस में पढ़ना है थोड़ा सा, वो है C60। क्या है C60, यानी कार्बन 60 पीस होंगे और उससे बना हुआ एक स्ट्रक्चर होगा जो कि फुटबॉल के शेप का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं C60। और इसके बारे में जिसने बताया वो है बकमिंस्टर फ्लोरेंस। हालांकि इन्होंने नहीं बताया था, इन्होंने, ये एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे बकमिंस्टर फ्लोरेंस। इन्होंने एक ऐसा डॉम बनाया था जिसका शेप ऐसा दिखता है, ठीक है। उसी शेप के कारण से इस स्ट्रक्चर का नाम दिया गया बकमिंस्टर फ्लोरेंस। इस शेप में, इस फुटबॉल जैसे शेप में, रिंग जैसे शेप में जो बनते हैं, दो तरह से शेप बनते हैं। एक ये ध्यान में देखो, ये वाला पहला आप शेप देख रहे हो, ये वाला आपको दिख रहा है कि ये पेंटागन बन रहा है। ये दूसरा शेप को ध्यान से देखो, ये बन रहा है आपको हेक्सागन। यानी कि जो 60 कार्बन है, ये पेंटागन और हेक्सागन, पेंटागन हेक्सागन बना बनाकर एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच्ड रहते हैं। और C60 में टोटल नंबर ऑफ हेक्सागन होते हैं 20 पीसेस, और पेंटागन होते हैं 12, ठीक है। एक पूरे C60 मॉलिक्यूल में हेक्सागन का संख्या होता है 20 और पेंटागन का संख्या होता है 12, ठीक है। सो दीज आर द 3 डिफरेंट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जिसका कि फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है बट उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम। केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होता है, क्योंकि सारे का जो बेसिक पार्टिकल है वो कार्बन ही है, ठीक है। देखिए, जब कार्बन एक रिंग या फिर ब्रांच या फिर लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन बनाता है, तो एक मेन चेन, हम लोग आगे बात करेंगे मेन चेन क्या होता है, कि उस चेन में टोटल कार्बन का संख्या कितना है। तो कार्बन का संख्या कितना भी हो सकता है क्योंकि वर्साटाइल नेचर होता है, बट आपके सिलेबस में सिर्फ पहला 10 कार्बन एटम तक ही पढ़ना है। अगर एक स्ट्रेट चेन है, जैसे ऐसे देखो, ये ऐसे, ये 2 एटम है, ठीक है। तो अगर सिर्फ एक एटम होता, तो एक एटम के लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं उसके लिए यूज करते हैं हम लोग मिथ। उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, मिथ। अगर 2 एटम है, ये 2 एटम, उसके लिए हम यूज करेंगे इथ, ETH। 3 एटम ऐसे है तो 3 कार्बन एटम, कोई दूसरा एटम नहीं, कार्बन कार्बन ही एटम। 3 कार्बन एटम है तो उसके लिए यूज करेंगे हम लोग प्रोप। 4 एटम है तो उसके लिए यूज करेंगे ब्यूट। 5 एटम है तो उसके लिए यूज करेंगे पेंट। 6 एटम है तो उसके लिए यूज करेंगे हेक्स। 7 के लिए यूज करेंगे हेप्ट। 8 एटम होगा तो उसके लिए यूज करेंगे ऑक्ट। 9 के लिए यूज करेंगे नॉन, और 10 के लिए यूज करेंगे डे, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये पहला 10 एटम के बारे में ही ध्यान रखना है, 11वां आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। क्लियर बात करते हैं थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। तो अब तक हम लोग बात किए कार्बन्स के बारे में, अब तक हम लोग बात किए कार्बन के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स क्या होते हैं, वो किस तरह का बॉन्डिंग बनाता है, कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब हम बात करेंगे कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। तो कंपाउंड्स बनाने को कार्बन किसी दूसरे भी एटम से मिलकर बना सकता है, बट आपको जो मेजर रूप से पढ़ना है वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि वैसे कंपाउंड जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन बेसिकली होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का मतलब कंपाउंड्स इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन आर ओनली प्रेजेंट, ठीक है। ये 2 तरह के होते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, ठीक है। एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब ये हुआ कि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग बना होगा, उस कंपाउंड में कार्बन 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 होगा, ठीक है। और कार्बन एक दूसरे से कैसे जुड़े होंगे, विद द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड, विद द हेल्प ऑफ ओनली सिंगल बॉन्ड, तो उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक बार भी डबल बॉन्ड आ गया या फिर एक बार भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे यहां पे देखो, ये कार्बन
ऐसे है, ठीक है। यहां पर 5 कार्बन एटम है, यानी कि पेंट, ये सब सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि बाकी सब क्या है, यहां पर सब का सब हाइड्रोजन है। हर एक कार्बन का टेट्रा वैलेंसी पूरा होना चाहिए, तो इस कार्बन का 2 इधर हो चुका है, 2 बचा है, तो 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है। यहां पर भी 2 बचा है, यहां पर भी 2 बचा है, लेकिन इस लास्ट वाले एंड वाले टर्मिनल कार्बन पर सिर्फ एक ही यूज हुआ है, तो इससे जुड़ा हुआ 3 और बॉन्ड होगा, यानी कि वो किसका बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन का। तो हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये सैचुरेटेड है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। डबल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, जस्ट मिनट। यहां पर एक और होता है अल्केन। एक्चुअली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ही बोलते हैं अल्केन। तो अल्केन के लिए एक अलग से डेफिनेशन हम दे रहे हैं, या फिर एक फॉर्मूला दे रहे हैं, ठीक है। देखो, एक फॉर्मूला है ये कि ये CnH2n प्लस में 2, अगर जो कोई भी हाइड्रोकार्बन है इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, एक अल्केन है। वो क्या है, एक अल्केन फैमिली का मेंबर है। अल्केन फैमिली का वो क्या होगा, मेंबर होगा, जो इस फॉर्मूले को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी कि उस कंपाउंड्स में, उस मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन का संख्या कार्बन के संख्या से 2 टाइम्स से 2 अधिक होना चाहिए। वंस अगेन, हाइड्रोजन का संख्या उस मॉलिक्यूल में कार्बन के संख्या से दुगुना से 2 अधिक होना चाहिए। यानी कि Cn, इन n इंडिकेट कर रहा नंबर ऑफ कार्बन, n का मतलब हो गया 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, एंड सो ऑन। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2n, यानी दुगुना, प्लस में 2 है। क्लियर है। आप यहीं पे देखो, जैसे यहां पर हम बोल रहे हैं कि कार्बन का संख्या कितना है, 5 है, तो C5, तो H कितना होना चाहिए, 5 दूना 10, अब प्लस 2 12 होना चाहिए। तो देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना है, ये 12 है। तो ये है हमारा एक अल्केन। ये क्या है, हमारा एक अल्केन है। बट अगर हम थोड़ा सा इसमें ऐसे कर दे, देखो ध्यान दो, C ऐसे है, यहां पर सब हाइड्रोजन है, सब हाइड्रोजन है। यहां पर कार्बन कितना है, 3 है, और हाइड्रोजन टोटल है 8, C3H8, 3 दूना 6 2 8, ये भी अल्केन है। बट एक ऐसा हम केस दे रहे हैं आपको, देखो, जैसे यहां पे कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। आप देखो, कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। ये कार्बन और इस कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन और ये कार्बन भी सिंगल बॉन्ड। बट हर एक कार्बन 2 यूज हो चुका है, तो 2 हाइड्रोजन होगा। तो ये यहां पे हुआ C3 और H6। क्लियर है। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इससे ये पता चल गया कि ये क्या है, सैचुरेटेड है। बट ये अल्केन नहीं है, क्योंकि अल्केन होने के लिए उसको ये फॉर्मूला को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो दिस इज नॉट अल्केन, दिस इज अ सैचुरेटेड। हम बोल सकते हैं ये क्या है, सैचुरेटेड है। क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं एक और दे दूं, ऐसे एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल ऐसे हो गया कि इस तरह से कुछ है, और चारों तरफ इससे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। ठीक है। यहां पे कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5, C5 है। हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 2 7 3 10, C5H12 होना चाहिए था, 5 दूना 10 और 2 12, लेकिन है हाइड्रोजन कितना, 10। तो ये एक अल्केन नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है।
दूसरा केस हम देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, इसको नहीं देखना है हमको देखना है कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहां पर सब में सिंगल बॉन्ड है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्लियर है? तो जरूरी नहीं है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा वो अल्केन होगा ही होगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब यह हुआ कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड या फिर एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे देखो, ये बाकी चारों तरफ जितना मिसिंग है वो सब क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, आप देख लोगे वो सब क्या है? यहां पे डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, जिसके कारण से ये क्या हो गया? अनसैचुरेटेड। अगर यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता तो ऐसे, तो भी अनसैचुरेटेड है। डबल बॉन्ड आ जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा अल्कीन एंड अल्काइंस के बारे में। देखो अल्कीन्स एंड अल्काइंस क्या होता है। जैसे अल्केन्स के लिए एक फॉर्मूला था, उसी लिए इन दोनों के लिए भी एक फॉर्मूला है। अगर किसी मॉलिक्यूल में कार्बन के संख्या से 2 टाइम्स है हाइड्रोजन का संख्या, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्कीन, यानी हाइड्रोजन का संख्या ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल, CnH2n। अगर 2 टाइम्स से कम है हाइड्रोजन का संख्या कार्बन के मुकाबले, तो हम लोग उसको बोलेंगे, सॉरी, ये वाला अल्कीन बोला जाएगा और ये वाला है अल्काइन। ठीक है, अल्काइंस का मतलब हाइड्रोजन का संख्या कार्बन के संख्या से 2 टाइम्स से 2 कम होना चाहिए ये। तो जो इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा उसको बोलेंगे अल्कीन्स, जो इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा उसको हम लोग बोलेंगे अल्काइंस। जैसे देखो ध्यान से, ऐसे बाकी सब जगह यहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन 3 बचा हुआ है इस कार्बन का। इस कार्बन का कितना बचा है? देखो यहां पर 1 यूज हो गया, 2 3 यूज हो गया, तो 1 बचा है, 1 हाइड्रोजन। सेम इस कार्बन का भी 2 यहां यूज हो गया, 1 यहां यूज हो गया, तो बचा है 1, और इसका 3 बचा है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, कार्बन है टोटल 4, हाइड्रोजन है टोटल 8, C4H8, 2 टाइम्स 4 दूना 8, तो इसको हम बोलेंगे अल्कीन है। ये अनसैचुरेटेड भी है और अल्कीन भी है। क्लियर है? लेकिन अगर ऐसा होता तो, अगर ऐसा होता तो अब यहां पे हाइड्रोजन का संख्या 2 घट गया है, यानी C4H6, तो अब तो इसको फॉलो नहीं ना कर रहा है, बट ये अनसैचुरेटेड है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो है, तो ये अनसैचुरेटेड है, बट ये अल्कीन नहीं है। अल्कीन क्यों नहीं है? क्योंकि इस फॉर्मूले को वो वेरीफाई और सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट इस पर आते हैं, देखो ध्यान से, 1 2 3 4, यहां पर हम एक बना दिए ट्रिपल बॉन्ड, तो इस कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन है, यहां पे इस कार्बन का 4 यूज हो चुका है, 3 इस वाले कार्बन से और 1 इस वाले कार्बन से। सिमिलरली इस कार्बन का भी 4 यूज हो चुका है, 3 इस कार्बन से और 1 इस कार्बन से, यहां पर 3 बचा है। देखो कार्बन है 4, हाइड्रोजन है 6, ये सही है, ये अल्काइंस है। ठीक है, अल्काइंस क्यों है? क्योंकि कार्बन का संख्या 4 है, हाइड्रोजन का संख्या 2n-2 होना चाहिए, यानी 4 दूना 8 से 2 कम। ठीक है, 6 है, तो ये अल्काइंस है और ये अनसैचुरेटेड भी है। तो आप बोलोगे सर क्या ये भी अल्काइंस है? क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर तो इस वाले को तो फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्काइंस होने के लिए कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। क्या यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है। अल्कीन होने के लिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड 1 होना चाहिए। ठीक है, और 1 यहां पर ट्रिपल बॉन्ड। जनरल फॉर्म में अल्काइंस कहलाने के लिए कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ 1 ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अल्कीन कहलाने के लिए कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए। 1 से अधिक डबल बॉन्ड हुआ तो वो अल्कीन्स नहीं है, 1 से अधिक ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो अल्काइंस नहीं है। ठीक है, बात ध्यान रहेगा सब।
तो अब हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। आप ऐसे समझो कि अभी तक हमने हाइड्रोकार्बन जो देखा उसमें ऐसा कंपाउंड देखा जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन ही होता है, बट कुछ ऐसे भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अदर एटम्स भी क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब भी उसके साथ में होते हैं। तो ये सब एटम कैसे उसमें अटैच होते हैं, तो आप समझिए जैसे ये हमारा एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, यहां पर 3 H लगा हुआ है साइड से, यहां पे 2 H और यहां पे टोटल 3 H, ठीक है। तो अगर हम इसमें ऑक्सीजन को ऐड करना चाहते हैं तो ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2, यानी कि ऑक्सीजन जब आएगा तो 2 उसका वैलेंसी सेटिस्फाई होना चाहिए, और हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1, ठीक है। तो अगर हम यहां से 2 हाइड्रोजन को हटा दें, ठीक है, 2 हाइड्रोजन को हटा दें तो कार्बन के पास में 2 वैकेंट स्पेस हो जाएगा, ठीक है, जहां पे उन दोनों वैकेंट स्पेस को सिर्फ एक ऑक्सीजन क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई, ठीक है। तो यहां पे ये ऐसे कुछ हो गया, ये इधर से गया 2 हाइड्रोजन और सिर्फ ये ऑक्सीजन यहीं पर ऐसे 2 ऑक्सीजन लग गया, क्लियर है। तो ये एटम, ये वाला एटम को आप ध्यान से देखो, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन ये हाइड्रोकार्बन में कैसे अटैच हुआ, तो हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन से रिप्लेस करके। इसीलिए इन तरह के एटम्स को हम लोग बोलते हैं हेटेरो एटम्स, हेटेरो एटम्स, यानी वैसे एटम्स, और ये में भी हो सकते हैं, ग्रुप में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वैसे सिंगल एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो कि हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद अटैच हो जाते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग हेटेरो एटम, ठीक है। और इन्हीं हेटेरो एटम्स को बोलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप। क्यों फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि जैसे ही ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोकार्बन में अटैच हुआ, ठीक है, तो अटैच होने से पहले जैसा भी प्रॉपर्टीज होगा उस हाइड्रोकार्बन का, अब प्रॉपर्टीज बिल्कुल बदल गया है, ठीक है, अब बिल्कुल बदल गया है। और वो कौन डिसाइड करेगा नया प्रॉपर्टीज, तो ये ऑक्सीजन डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये जो एटम अटैच हुआ हाइड्रोकार्बन से, उसने डिसाइड किया कि इस पूरे हाइड्रोकार्बन का प्रॉपर्टीज क्या होगा, इसीलिए हम इस ग्रुप को, इस हेटेरो एटम को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप, ठीक है। तो देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप सिंगल एटम हो सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं दैट आर कनेक्टेड टू ए हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स। और कैसे कनेक्ट होते हैं, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, जितना उनको लगने के लिए जगह चाहिए उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा और खुद वहां पर जाकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, सिंगल एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरे हाइड्रोकार्बन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने में, डिसाइड करने में, क्लियर है। अगर हम बात करें कुछ ग्रुप ऑफ एटम, यहां पर तो सिंगल एटम लगा ऑक्सीजन, अगर ग्रुप ऑफ एटम के बारे में बात करना है तो देखो, जैसे ग्रुप ऑफ एटम में हो सकता है ये एक ग्रुप ऑफ एटम है, कार्बन के साथ में अटैच है ऑक्सीजन और इसी कार्बन के साथ में एक अटैच है हाइड्रोजन। तो कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गया इस ऑक्सीजन के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गया ऑक्सीजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ, तो अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन के सहारे ये क्या करेगा, किसी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हटाएगा, क्योंकि इसको लगने के लिए सिर्फ एक जगह चाहिए, क्योंकि इसका एक जगह खाली है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर खुद लग जाएगा। देखो जैसे ये CH3 था, ऐसे यहां पर हाइड्रोजन, यहां पे 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो जब ये मॉलिक्यूल आएगा, ये ग्रुप ऑफ एटम आएगा, तो क्या करेगा, यहां से एक हाइड्रोजन को हटा देगा, ठीक है, यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दिया और ये इस वाले साइड से, यहां वाले साइड से क्या हो गया, जाकर लग जाएगा। अच्छा, ये जब एक हाइड्रोजन हटाने के बाद जो चीज बना, ये वाला, इस पूरे चीज को हम लोग बोलते हैं R, अल्काइल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्काइल ग्रुप, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। और अब वहां से जहां से एक हाइड्रोजन जगह खाली किया, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, यहां से इस साइड जगह से जाकर हाइड्रोजन, ये CHO क्या हो जाएगा, लग जाएगा ऐसे। तो इस केस में ये हेटेरो एटम है, इस केस में ये पूरा CHO, ये पूरा मॉलिक्यूल क्या है, हेटेरो मॉलिक्यूल्स है। और इसने क्या किया, इस हाइड्रोकार्बन R वाले हाइड्रोकार्बन में
उसमें से एक हाइड्रोजन को हटाकर खुद जाकर अटैच हो गया, तो ये एक फंक्शनल ग्रुप हुआ। और अब CHO ये मॉलिक्यूल ही डिसाइड करेगा पूरे हाइड्रोकार्बन का क्या प्रॉपर्टीज होगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसी तरह से कुछ लिस्ट हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप, बहुत सारे लिस्ट हैं, बट आपके 10th के सिलेबस में कुछ लिमिटेड लिस्ट ही दिए गए हैं जो कि यहां पे है, आप देखो। ठीक है, जैसे यहां पे सबसे पहला लिस्ट में है हेलोजेंस। ठीक है, हेलोजेंस का मतलब वैसे एलिमेंट्स जो आपके पीरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप में रखे गए हैं। ठीक है, और हेलोजन को हम रिप्रेजेंट करेंगे X से। ठीक है, और X किसके साथ जाकर लगेगा, तो जिस हाइड्रोकार्बन में से वो एक हाइड्रोजन को हटाएगा, क्योंकि हेलोजेंस का वैलेंसी एक होता है, उसको लगने के लिए एक जगह चाहिए। ठीक है, तो जब लगने के लिए एक जगह चाहिए तो पूरे हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन हटाएगा और लगेगा। तो जब हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हटाया, जो बचा उसको हमने बोल दिया अल्काइल यानी R ग्रुप। तो R से क्या हो जाएगा, X अटैच हो जाएगा। ठीक है, R से क्या हो जाएगा, X अटैच हो जाएगा। यहां पर X क्या है, हेलोजेंस। हेलोजेंस का मतलब यह हुआ कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, प्रीफिक्स वर्ड। ठीक है, क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स वर्ड। तो फ्लोरीन के लिए यूज करते हैं हम लोग फ्लोरो एज अ प्रीफिक्स। ठीक है, क्लोरीन के लिए यूज करते हैं क्लोरो, ब्रोमीन के लिए यूज करते हैं ब्रोमो, आयोडीन के लिए यूज करते हैं आयोडो। ठीक है, ये क्यों यूज करते हैं, तो नोमेनक्लेचर पर्पस से, नेमिंग अगर हमको करना होगा, जैसे ये हाइड्रोजन्स जिस हाइड्रोकार्बन में जाकर लगेगा तो उसका नाम बदल जाएगा। ठीक है, पहले कुछ और नाम था, लगने के बाद कुछ और नाम हो जाएगा। तो नाम कैसे डिसाइड करेंगे, तो नाम डिसाइड करने में ही मदद करता है कि कौन सा ग्रुप लगा है, उसके अनुसार हम लोग प्रीफिक्स नेम या फिर सफिक्स नेम को ऐड करते हैं। ठीक है, किसी का प्रीफिक्स नेम होता है, किसी का सफिक्स नेम होता है, किसी का दोनों ही होता है। वो डिपेंड करता है कि क्या क्या लगा हुआ है हाइड्रोकार्बन में, जो कि हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में। फिलहाल आप ये समझो कि इनके लिए, हेलोजेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रीफिक्स वर्ड। ठीक है, और वो क्या है, F के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। आप इसको लिख लो। ठीक है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, और अल्कोहल इज नथिंग बट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड। ठीक है, तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते हैं, 2। हाइड्रोजन एक शेयर कर सकता है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। अब इस ऑक्सीजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन बाकी बचा है, तो यहां से ये हाइड्रोकार्बन से जाकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अल्कोहल को लगने के लिए एक जगह चाहिए और वो एक हाइड्रोजन को हटाएगा। ठीक है, और जहां से हटाएगा और जो बनेगा हाइड्रोकार्बन उसको बोलेंगे हम लोग R, यानी R से क्या हो जाएगा, OH जाकर अटैच हो जाएगा। इसके लिए आपको जो पढ़ना है, इसका सफिक्स भी होता है अल्कोहल का और प्रीफिक्स भी होता है, लेकिन 10th के सिलेबस में सिर्फ सफिक्स वर्ड यूज करेंगे हम लोग। इसके लिए सफिक्स यूज होता है ओल। ठीक है, जैसे इसके लिए फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो था, तो इसके लिए सफिक्स है ओल। तीसरा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इज नथिंग बट CHO। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए ऑक्सीजन के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया हाइड्रोजन के साथ। तो एक जो इलेक्ट्रॉन बचा ये जाएगा उस हाइड्रोकार्बन से लगेगा, और एक चाहिए जगह तो एक हाइड्रोजन को हटाएगा और वहां जो बचेगा R से जाकर ये अटैच हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे हम इसको जो यूज करते हैं इसका भी सफिक्स होता है। ठीक है, प्रीफिक्स भी होता है, लेकिन सिलेबस में अपने क्या है अभी, सिर्फ और सिर्फ सफिक्स, और वो सफिक्स यूज करते हैं AL, अल। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है आपका कीटोन। कीटोन का मतलब हुआ कि कार्बन से सिर्फ एक ऑक्सीजन बॉन्डेड है, तो कार्बन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन खाली है, एक इधर से लगेगा और एक इधर से लगेगा। ठीक है, यानी कि जब भी लगेगा तो हाइड्रोकार्बन के बीच वाले में लगेगा, कभी भी साइड वाले कार्बन पे नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि अगर साइड वाले कार्बन से लगेगा तो सिर्फ एक कार्बन एक ही तरफ से वो अटैच हो पाएगा, दूसरा तरफ क्या रह जाएगा, खाली। क्लियर है, तो ये बीचों बीच जाकर लगेगा, और यहां से भी तो क्या लगेगा, R, यहां से भी R। हो सकता है कि दोनों तरफ अटैच होने वाले हाइड्रोकार्बन सेम हो, या हो सकता है कि अलग अलग हो, तो या तो R हो सकता है या तो R डैश हो सकता है। जैसे ऐसे देखो, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, यहां पे ये CO कीटोन ग्रुप है, जिसके साइड में ये R CH3 और ये R CH3, दोनों ही CH3 है, इसलिए RR। अगर एक जगह CH3 ना होकर एक जगह होता CH2 CH3,
तो एक तरफ ये भी R है, ये भी R है, लेकिन ये R अलग है और ये R अलग है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है CH3, इसका फॉर्मूला क्या है CH2 CH3। क्लियर है बात? तो यहां से ये R हो गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग R डैश, ये R है तो ये है R डैश। ठीक है, इसके लिए सफिक्स यूज होता है, हम यूज करते हैं ओन। सफिक्स क्या यूज करते हैं? ओन। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक ऑक्सीजन अटैच रहता है, और इस कार्बन से एक ऑक्सीजन एक और सिंगल बॉन्डेड होगा, और इस ऑक्सीजन के साथ में एक हाइड्रोजन शेयर होगा। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी शेयर हो गया, सेटिस्फाई हो गया, हाइड्रोजन का भी सेटिस्फाई हो गया, लेकिन कार्बन के पास में एक बचा हुआ है और ये यहां से जुड़ेगा, तो अगेन ये हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हटाएगा और वहां पे खुद लग जाएगा। इसके लिए भी सफिक्स हम लोग यूज करते हैं, और उसके लिए यूज करते हैं ओइक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स जो होता है वो क्या होता है? ओइक एसिड, जिसमें लगेगा उसका नाम एंड होगा ओइक एसिड से। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अल्कीन और अल्काइन जो हम लोग पढ़े थे CnH2n, जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है उसको बोलते हैं अल्कीन, यानी उसमें एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। और इस वाले अल्काइंस को जो फॉलो करता है वो होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, यानी उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी एक तरह से क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है, और इसके लिए भी हम लोग सफिक्स यूज करते हैं। इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं इन, ENE लास्ट का ये। ठीक है, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं आइन। तो ये 7-8 प्रकार के जो भी फंक्शनल ग्रुप है, बस इन्हीं को आपको 10th सिलेबस के हिसाब से, 10th बोर्ड के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। बाकी चीजों को जब नेक्स्ट क्लास में जाया जाएगा, 11th-12th में जाओगे, तो वहां पर पूरा भरमार पड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप का, कब उसका सफिक्स यूज करेंगे, कब उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, वो सारा डिटेल है। बट यहां फिलहाल के लिए आपको जिसका मैंने सफिक्स बताया उसका सिर्फ सफिक्स याद करना है, जिसका मैंने प्रीफिक्स बताया सिर्फ प्रीफिक्स याद करना है। इस 7 के अलावा आपको 8वां फंक्शनल ग्रुप देखने को बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो यहां पर कुछ मैंने कंपाउंड्स लिखा है, और सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा टाइप का फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है। राइट, क्योंकि जब आप फंक्शनल ग्रुप को सही से नहीं पहचानोगे तो आप उसको सही से फिर उसका सफिक्स या प्रीफिक्स नेम नहीं कर पाओगे। जब ये सफिक्स या प्रीफिक्स नाम बढ़िया से नहीं जान पाओगे, नहीं लिख पाओगे, तो ओवरऑल जो नोमेनक्लेचर होता है वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर किसी भी कंपाउंड का सही हो, उसके लिए सबसे पहले आपको एक फंक्शनल ग्रुप को सही सही आइडेंटिफाई करना बेहद जरूरी है। तो यहां पर देखते हैं कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप किधर किधर अटैच है। ठीक है, सबसे पहले आप इसको देखो, इसमें हमको दिख रहा है कि यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड है और यहां पर एक डबल बॉन्ड है, और तो कुछ नहीं दिख रहा है जो हमारे 7 लिस्ट थे। ठीक है, तो यहां पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, क्या है? अल्काइंस एंड अल्कीन्स। क्लियर है? यहां पे देखो, यहां पे ये दिखा एल्कोहल OH, और यहां पर ये दिखा, आप ये मत समझना कि ये CO कीटोन है, नहीं। कीटोन का मतलब यह है कि ये जब भी होगा तो उसके दोनों साइड वाले कार्बन पे, मतलब उस ऑक्सीजन से जो अटैच कार्बन है उस कार्बन से दोनों तरफ कार्बन होंगे ही होंगे। जैसे यहां पर देखो, ये वाला कीटोन था, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से एक कार्बन ये भी है और एक कार्बन ये भी है, यानी दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए। बट यहां पर तो सिर्फ एक ही कार्बन है, इस वाले से एक ही तरफ ये है, इधर नहीं है, इसीलिए ये कीटोन नहीं है, ये क्या है? एल्डिहाइड है। पहचानना, और कौन सा है पहचानना, वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दिस इज नॉट कीटोन, इट्स अ एल्डिहाइड। तो यहां पर भी 2 फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। यहां पे आप देखो, ये कीटोन है CO। यहां पर आप इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा मॉडिफाई करोगे तो ऐसे मिलेगा आपको। देखो, ये C, यहां पर O ऐसे है और ये ऐसे था, तो ये ऑक्सीजन से कार्बन ये वाला अटैच है और इस कार्बन से दोनों तरफ कार्बन है। ठीक है, तो ये आपका एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, और ये हेलोजन का क्लोराइन, ये क्लोरीन वाला, क्लोरो वाला। यहां पर भी 2 फंक्शनल ग्रुप है। यहां पर अगेन एक एल्कोहल है और एक अल्कीन है, अल्काइन है, सॉरी। यहां पर भी देखो कीटोन है और यहां पर फ्लोरीन है, 2 फंक्शनल ग्रुप। यहां पर भी अल्कोहल है और यहां पर एल्डिहाइड है। ठीक है,
यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये एक कीटोन और एक अल्कोहल। अगर आप ये आंसर किए हो, मतलब ऐसा लग रहा है आपको, तो आपके प्रिपरेशन में थोड़ा सा और जरूरी है कि आप उसको अच्छे से करो, ठीक है। अभी मैंने बताया कि कीटोन जब भी होगा तो उसमें जो ऑक्सीजन से कार्बन अटैच है उसके दोनों तरफ, उस कार्बन के दोनों तरफ कार्बन होगा, तो बट यहां पर नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये कीटोन नहीं है। जब ये कीटोन नहीं है तो यहां पर ये OH, ये अल्कोहल भी नहीं है, क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। ये वाला देखिए, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड इधर किधर गया, किधर गया, देखो ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला, ठीक है, COOH, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर सीधा सिर्फ दिख रहा है अल्कोहल है, यहां पर अल्कोहल है, हेलोजन है, ब्रोमीन, और यहां पर फिर COOH है, ठीक है। तो यहां पर 3 फंक्शनल ग्रुप है। आप इसी तरह क्या करो कि अपने बुक से या फिर किसी और सोर्स से ट्राई करो आइडेंटिफाई करने का किस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिया है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर होगा, और फिलहाल के लिए उतना ज्यादा हमारे पास लिस्ट है नहीं कि ज्यादा कुछ डिफिकल्टीज होगा, तो जल्दी से उसको आप आइडेंटिफाई करना सीख लो, ताकि आगे चल के जब नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए इधर, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज है, एक है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज किसको बोलते हैं आप पहले समझिए। सीरीज का मतलब यह होता है कि उसमें कुछ ना कुछ नंबर्स मेंबर्स होंगे। सीरीज कैसे बनता है, 2 या 2 से अधिक लोग हैं तो उसको बोलते हैं सीरीज, ठीक है, लेकिन वो ग्रुप होता है। सीरीज का मतलब होता है कि इन सारे मेंबर्स में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा मैथ्स में एपी सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एक दूसरा, ठीक है, फर्स्ट मेंबर एंड सेकंड मेंबर जो होता है उनके बीच में कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हर एक मेंबर एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से रिलेटेड है, तभी हम उसको बोलते हैं, उस ग्रुप को बोलेंगे सीरीज। इसी तरह से यहां पर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का भी कुछ सीरीज होता है, जिसमें कि हर एक मेंबर में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होता है। और सिमिलरिटीज क्या होता है कि हर एक मेंबर का जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है। हर एक मेंबर का जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। और यहां से सेम बोलने का मतलब यह है कि उस हर एक मेंबर से और हर एक मेंबर में सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच होना चाहिए। जैसे किसी एक सीरीज का कोई मेंबर है, 5 मेंबर है, तो पांचों में सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच होना चाहिए। यह नहीं कि पहला मेंबर में अल्कोहल है, दूसरा मेंबर में एल्डिहाइड है, तीसरा में क्लोरीन है। तो ये तीन डिफरेंट सीरीज के मेंबर है, ना कि किसी एक सीरीज के, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज में एक सीरीज होता है किसका, तो हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स का, ठीक है, जिसमें कि सेम फंक्शनल ग्रुप, ये ध्यान रहे, सेम फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं और सेम उनका जनरल फॉर्मूला होता है। आप समझिए जनरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे इस 3 को देखो, आप इस 3 को देखो, यहां पर एक है CH3, उसके बाद है CH3C2H5, मतलब ये CH2 टोटल है C2H5, और यहां पर है CH3 CH2 CH2, क्लियर है। यहां पर अगर ओवरऑल हम देखें तो CH3 है, यहां पर है CH ऐसे C2H5, और यहां पर है C3H7, क्लियर है। और सब में तीनों में एक कॉमन है OH, तीनों में क्या है, कॉमन है OH। पहला पॉइंट ये कि सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हो सकता है कि ये तीनों एक ही होमोलोगस सीरीज का मेंबर, अभी हो सकता है, हुआ नहीं है, ठीक है। एक और कंडीशन है, एक कंडीशन ये है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आप देखो, CH3 और C2H5 में दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है CH2 का डिफरेंस, ठीक है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का। अगेन इनके बीच में भी है एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। तो अगर एडजेसेंट फैमिली मेंबर्स, यानी कि एक सीरीज में जो भी मेंबर्स है, ठीक है, लगातार 2 के बीच में CH2 का गैप है, ठीक है, तब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एक ही फैमिली का है, ठीक है। एक ही सीरीज का होने के लिए क्या होना चाहिए, एडजेसेंट लगातार मेंबर्स में CH2 का गैप हो
और सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगर ये दो क्राइटेरिया दोनों में फुलफिल हो रहा है, यानी कि वो दोनों किसी एक ही सीरीज का है। और कौन सा सीरीज बोलेंगे, तो जो फंक्शनल ग्रुप उसमें अटैच्ड है। तो इसमें अल्कोहल अटैच है तीनों में, तो हम बोलेंगे अल्कोहल का सीरीज है ये। और इसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप देखो कैसे लिखेंगे। अल्काइल है सब, CH3 C2H5 C3H6, यानी कि CnH2n प्लस 2 अल्केन था, और इस अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर अल्कोहल लगा था, तो हम एक हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, कम, 2 से कर दे रहे हैं यहां पर 1, और यहां पर था अल्कोहल। तो ये है जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल, ठीक है। सिमिलरली आप इधर ध्यान दो, इस चीज को देखो आप, अगेन CH3 दिख रहा है, C2H5 दिख रहा है, C3H7 दिख रहा है, यानी कि इन सब के बीच में CH2 का तो गैप है। अब सब में क्या है, एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो ये भी एल्डिहाइड सीरीज का मेंबर्स है, ठीक है। तो इसमें अगेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1 और CHO, ये जनरल फॉर्मूला हुआ। इस फॉर्मूले को जो जो मेंबर्स फॉलो करेंगे हम सब बोलेंगे कि वो एक एल्डिहाइड सीरीज का मेंबर है। उसी तरह से ये सब अल्कोहल सीरीज का मेंबर है। यहां पर आप देखो सब में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यानी अल्कीन फैमिली, और सबके बीच में CH2 का गैप है। यहां पर है 3 कार्बन और 3, एक 4 और 2 6, ठीक है। C3H6 है, अगेन 3 1 2 3 4 कार्बन है, और 3 2 5 एक 6 और 2 8 हाइड्रोजन है। यहां पर क्या है, 1 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप इधर देखो, इन दोनों के बीच में गैप है CH2 का, इसके और इसके बीच में गैप है CH2 का। एक्चुअली ये अगर सीरीज में बैठाओगे तो ये यहां पर आएगा, ठीक है। ऐसे देखो C2H4, इन दोनों में फासला CH2 का, इन दोनों में गैप CH2 का, ठीक है। तो CH2 सेम है और सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका क्या हो जाएगा, CnH2n, H2n। बस इस सीरीज को जो फॉलो करेगा उसको हम लोग बोलेंगे अल्कीन का वो होमोलोगस सीरीज है। तो आई होप होमोलोगस सीरीज के बारे में आप समझ गए होंगे। ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स का सीरीज होता है जिसके हर एक मेंबर्स में सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और हर एक मेंबर नेक्स्ट वाले से क्या होता है, CH2 का गैप होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH2 का गैप रहेगा फॉर्मूला वाइज, और वेट वाइज कितना का फर्क रहेगा। जैसे इसमें अगर हम पहला मेंबर में CH2 जोड़ दे तो नेक्स्ट मेंबर मिलेगा, उसमें CH2 जोड़ दे तो नेक्स्ट मेंबर मिलेगा, उसमें CH2 जोड़ दे तो नेक्स्ट मेंबर मिलेगा। यानी कि जो वजन बढ़ रहा है वो तो CH2 की वजह से बढ़ रहा है, यानी कि CH2 कार्बन का 12 और 2 हाइड्रोजन का 2, तो 12 और 2 14, यानी कि एडजेसेंट मेंबर्स में जो गैप होता है वजन का वो कितना होता है, 14 AMU का या फिर 14 U का, ठीक है। और सब में फंक्शनल ग्रुप सेम है, यानी कि होमोलोगस सीरीज के हर एक मेंबर्स का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे सीरीज में, थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ग्रेजुअली इंक्रीज होने का मतलब यह है क्योंकि हम जैसे जैसे सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं 14 AMU से वजन उसका बढ़ रहा है, जिसके कारण से उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसका ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा। तो ओवरऑल ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज होमोलोगस सीरीज के हर एक मेंबर्स में सेम रहता है, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली इंक्रीज होता है जैसे जैसे वजन बढ़ता है, जैसे जैसे मेंबर्स को हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है। बात ये है आपका होमोलोगस सीरीज के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं नोमेनक्लेचर्स के बारे में। नोमेनक्लेचर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है इस पूरे हाइड्रोकार्बन्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक्चुअली, ठीक है। बट 10th बोर्ड में उतना फंक्शनल ग्रुप है नहीं, जिसके कारण से उतना डेप्थ में नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको जितना नोमेनक्लेचर हम इसमें वीडियो में पढ़ाएंगे उतना ही मच मोर एनफ है। उतना में अगर आपने पकड़ बना लिया तो बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको बढ़िया से कर लोगे, ठीक है, उसमें एकदम मचा दोगे। जैसे नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है आप समझिए। नोमेनक्लेचर का मतलब यह होता है कि हाइड्रोकार्बन्स या फिर हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स, यानी कि जिसमें कि कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, उनका हमको नामकरण करना है। तो एक संस्था है केमिस्ट्री का इंटरनेशनल लेवल पर जो काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं IUPAC, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसने
क्या किया है, एक वर्ल्ड लेवल पर, एक इंटरनेशनल लेवल पर कुछ रूल्स को बनाया है, ठीक है, कि अगर आपको नोमेनक्लेचर करना है, किसी भी कंपाउंड्स का नाम लिखना है, तो आपको दीज टाइप ऑफ सर्टेन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब सोचो कि सारा वर्ल्ड एक ही रूल्स को फॉलो कर रहा है, एक ही सेट ऑफ रूल को फॉलो कर रहा है, तो सबका ओवरऑल जो नाम निकलेगा फाइनली वो तो सेम रहेगा। इसीलिए किसी एक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम होता है। पता चलता है अगर ऐसा नहीं होता तो हम इंडिया में कुछ बोलते और उसी चीज को अमेरिका वाले कुछ बोलते, है वही चीज लेकिन नाम अलग अलग है, तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे कौन क्या है। इसीलिए एक यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए एक रूल्स को बनाया गया आईयूपीएसी ने, ठीक है भाई, आपको ये फॉर्मूला को ये रूल्स को फॉलो करना है और आप उसका नाम लिख लो, ठीक है, जो भी नाम होगा दैट इज द फाइनल इफ यू आर फॉलोइंग द रूल्स, ठीक है। तो आपको रूल्स को फॉलो करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करना है, मतलब नोमेनक्लेचर को मतलब लिखना है तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करना है। आप देखो सबसे पहला रूल क्या है, रूल के अकॉर्डिंग 3 ही पॉइंट्स पर फोकस रहना है आपको, ठीक है। सबसे पहला काम आपका होगा कि पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करना। पेरेंट चेन को कभी कभी लॉन्गेस्ट चेन भी बोलते हैं, बट लॉन्गेस्ट चेन इज नॉट ऑलवेज पेरेंट चेन, याद रहे, लॉन्गेस्ट चेन इज नॉट ऑलवेज पेरेंट चेन, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है पेरेंट चेन, हम ये नहीं बोल रहे कि लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, डिपेंड करेगा हाइड्रोकार्बन कैसा है, हो सकता है कि सबसे लंबा वाला चेन पेरेंट चेन ना भी हो, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है पेरेंट चेन। पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ चीजों को ध्यान रखो। क्या ध्यान रखना है फिलहाल के लिए, तो पेरेंट चेन को सेलेक्ट करोगे तो हो सकता है कि उस पेरेंट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। आपको वही वाला चेन सेलेक्ट करना है जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, ठीक है। जैसे इधर देखो, आप यहां पे देखिए, इस कंपाउंड को देखो, ये वाला अगर सामने से देखोगे ये एक चेन बन रहा है, ठीक है, जिसमें कि 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है। दूसरा चेन आपको बनता हुआ दिखेगा ऐसे, ऐसे भी तो हो सकता है ना, ये एक चेन है ऐसे वाला, ये पूरा, जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो ये वाला चेन ना लेकर हम ये चेन लेंगे फिलहाल, और कुछ चेन का पॉसिबिलिटीज देखते हैं। देखो यहां पर ये भी हो सकता है ऐसे, इसमें 3 और 3 6, इसमें भी 6 है। यहां पर एक और ऐसे हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, 3 और 4 7, तो एक में आया 5, 2 वाले तरीके में आया 6 और इसमें आया 7, तो ये हमारा मेन पेरेंट चेन होगा, ठीक है, यही हमारा पेरेंट चेन होगा। इस केस में पेरेंट चेन ही लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, इस केस में पेरेंट चेन ही लॉन्गेस्ट चेन है, तो ये हमारा एक चेन होगा, ठीक है, मेन चेन। नेक्स्ट, ये 2 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। पहला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए, दूसरा कि अगर फंक्शनल ग्रुप है उसमें कुछ भी लगा हुआ है, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, या फिर एल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह लगा हुआ है, तो जरूरी है कि पेरेंट चेन में वो आए, ठीक है। अगर आना बनता है तो आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि एक चेन ऐसे बन रहा है जिसमें कि 6 कार्बन है और यहां पे लगा हुआ है एक ब्रांच जिसमें कि ऐसे अगर आप करते, अगर आप इधर से करोगे, ध्यान दो, अगर आप इधर से ऐसे नंबरिंग करोगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 कार्बन आ रहा है, लेकिन यहां पर सिर्फ आपको दिख रहा है OH, यहां पर कितना है OH है। तो इस केस में ये 6 कार्बन वाला चेन ना होकर ये 4 कार्बन वाला ही हमारा मेन चेन होगा। देखो लॉन्गेस्ट चेन तो ये है 6, लेकिन पेरेंट चेन में क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप अगर है तो हो सकता है आ जाए, तो ये हमारा एक पेरेंट चेन होगा, ठीक है बात। तो इसीलिए हम बोले कि पेरेंट चेन और लॉन्गेस्ट चेन ऑलवेज सेम नहीं होता है। तो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, अगर है तो आना चाहिए। ये 2 पॉइंट है जिसके तहत और जिसके हेल्प से आपको पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगा। दूसरा पॉइंट है, दूसरा क्या करना है, अब आपने पेरेंट चेन आइडेंटिफाई कर लिया। पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको कार्बन एटम, जो उसमें जितने भी सारे कार्बन एटम, जैसे इसमें 4 कार्बन था उसमें 7 कार्बन था, ठीक है, तो उन सारे कार्बन एटम्स का पोजीशन असाइन करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे,
ठीक है। और उसको उस पोजीशन को असाइन करने के लिए आप क्या करोगे कि जो भी एडिशनल वाला चीज था, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन इसमें OH है, ये सब लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको इस तरह से असाइन करना है उसको कि उनको जो एडेड सबस्टांसेस है और एडेड ग्रुप्स हैं उनको क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट पोजीशन मिलना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल, यानी लोवेस्ट पोजीशन मिलना चाहिए। आप देखो जैसे यहां से 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन ऐसे 4 कार्बन है मान लीजिए, तो हम नंबर इधर से करते हैं तो 1 2 3 और एक 4 पर आएगा OH, लेकिन अगर इधर से ही नंबरिंग कर दे तो 1 2 3 4, तो एक नंबर पे ही आ गया ना, तो हमारा सही ऑर्डर जो होगा नंबरिंग करने का, पोजीशन आइडेंटिफाई मतलब असाइन करने का, वो इधर से होगा नीचे से, ठीक है। आपने जो भी अटैच किया है उसमें उसको क्या मिलना चाहिए, लोएस्ट पोजीशन मिलना चाहिए आपको उसी एंड से, मतलब ऐसे इस एंड से करना है नंबरिंग कि उसको लोएस्ट नंबर मिले, ठीक है। ये 2 पोजीशन याद रहे, 2 चीज याद रहेगा। अब तीसरा ये आता है कि जब आपने पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई कर लिया, पोजीशन को दे दिया, इसके बाद में आपका मेन काम है कि नेमिंग करने के लिए ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। स्ट्रक्चर क्या है, ये है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। आप देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स, प्लस में वर्ड रूट, प्लस में प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद प्लस में सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। ये इसी सीक्वेंस में आपको नेमिंग करना है। सबसे पहले आप इसको देखोगे कि सेकेंडरी प्रीफिक्स कुछ है हाइड्रोकार्बन, मगर है तो पहले इसका करो, अगर नहीं है तो आप यहां पर चले जाओ, अगर ये है तो ठीक है, नहीं तो यहां पर चले जाओ, इस तरह से। क्लियर है बात? तो हम सबसे पहले समझेंगे यहां पे कि आखिर सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या क्या आता है, प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आता है, वर्ड रूट, सब क्या बोलते हैं, राइट। देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या क्या आएगा कि अगर आपके हाइड्रोकार्बन में कोई ब्रांचिंग है का मतलब कि कोई अल्काइल ग्रुप मेन पेरेंट चेन से अटैच है क्या, जैसे यहां पर देखो ये वाला हमारा मेन चेन था, इस मेन चेन से क्या क्या अटैच है, ये वाला लगा हुआ है और ये लगा हुआ है, ठीक है। इसका फॉर्मूला CH3 है, इसका फॉर्मूला देखो तो CH3CH2 यानी कि C2H5, तो ये एक अल्काइल है ना। अल्काइल का मतलब क्या होता है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम, अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम यानी कि C2H2+2, ये फॉर्मूला था अल्केन का, तो एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे तो ये +2 ना होकर +1 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को जो जो फॉलो करता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये हो जाएगा मिथाइल, ये हो जाएगा इथाइल, एनीवे बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। तो आप समझ गए अल्काइल ग्रुप। तो अगर मेन पेरेंट चेन से अगर कोई साइड ब्रांच अटैच है तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्काइल। तो अगर अल्काइल है तो आपको उसका नेमिंग किसके तहत करना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स के, ठीक है। ये अगर 1 कार्बन वाला अटैच है तो मिथाइल, 2 वाला है तो इथाइल, 3 वाला है तो प्रोपाइल। पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा में अगर हैलोजन ग्रुप कोई अटैच है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब अटैच है, तो भी इसको हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स में ही काउंट करेंगे। और जैसे आपका R से अटैच है, R यानी अल्काइल ग्रुप जिससे अटैच है, क्लोरीन अटैच है तो हम उसके लिए सफिक्स प्रीफिक्स यूज करेंगे क्लोरो, फ्लोरीन के लिए यूज करेंगे फ्लोरो, ब्रोमीन के लिए यूज करेंगे ब्रोमो, आयोडीन के लिए यूज करेंगे आयोडो। ये हमने ऑलरेडी भी देख लिया है, बता भी दिया है, राइट। बस फिलहाल के लिए आपको बस यही 2 चीज को देखना है कि हाइड्रोकार्बन में है क्या, अल्काइल वाला कुछ है क्या या फिर हैलोजन वाला कुछ है क्या। अगर है तो पहले उसका नाम वाम करके निपटा लो। उसके बाद देखो कि क्या वो ओवरऑल हाइड्रोकार्बन आपका जो पेरेंट चेन है क्या वो साइक्लिक है, माने क्लोज है या फिर ओपन है। अगर सिर्फ क्लोज है तो ही इस वाले का, इस सेक्शन का आप यूज करोगे, जैसे प्राइमरी प्रीफिक्स का। अगर क्लोज है तो उसके लिए आपको यूज करना है साइक्लो वर्ड। क्या यूज करना है, साइक्लो। अगर नहीं है क्लोज तो आगे बढ़ो, है तो उसको साइक्लो करो, ठीक है। आगे क्या है, वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब पेरेंट चेन में कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है, कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो आपको मैक्सिमम 10 ही आएगा, 10 से 11 नहीं आएगा, जिसका हमने वर्ड रूट आपको बता रखा है। जैसे 1 कार्बन हुआ तो मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट,
6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। ठीक है, इतना ही आपको वर्ड रूट ध्यान रखना है। वर्ड रूट के बाद आप देखो कि पेरेंट चेन में कार्बन कार्बन एक दूसरे से कैसे अटैच है। अगर सारे कार्बन पेरेंट चेन के एक सिंगल बॉन्ड से ही अटैच्ड हैं तो वहां पर हम लोग प्राइमरी सफिक्स के अंतर्गत लिखेंगे एन। जैसे मान लिया जाए फॉर एग्जांपल 3 कार्बन है और तीनों एक दूसरे से क्या है, सिंगल बॉन्डेड है, यानी कि 3 कार्बन के लिए हो जाएगा प्रो और सब सिंगल है तो एन, यानी प्रोपेन, उसका क्या नाम हो गया, प्रोपेन। सिमिलरली अगर 3 कार्बन है, एक जगह भी डबल बॉन्ड है तो 3 कार्बन के लिए प्रो और डबल बॉन्ड आया तो इन। क्लियर है। सिमिलरली अगर 3 ही कार्बन है और वहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड भी है कहीं ना कहीं, ठीक है, किसी कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम बोलेंगे प्रोप आइन। ठीक है, प्रोप आइन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। लास्ट एक है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में यहां पे जो फंक्शनल ग्रुप हमने हेलोजन लिख दिया, उसके बाद में जो हेलोजन बच गया वो सब यहां पर आएगा। ठीक है, जैसे अल्कोहल के लिए सफिक्स हमने बोला था ओल होता है, ये एल्डिहाइड के लिए सफिक्स होता है एल। ठीक है, यहां पे कीटोन है बाबू, यहां पर आर होगा, कीटोन है, और कीटोन के लिए जो सफिक्स होता है ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए वर्ड जो होता है सफिक्स वो होता है ओइक एसिड। ठीक है, आपको ये सब अगर ध्यान है तो आप नोमेनक्लेचर आसानी से कर लोगे, 10th लेवल पर आसानी से कर लोगे। ठीक है, इसमें कैसे करना है, सबसे पहले इसको फॉलो करोगे, देन इसको ऐसे इस सीक्वेंस में फॉलो करते जाओगे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स था नोमेनक्लेचर्स के बारे में, आपको ध्यान रखना है। अब कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे नेमिंग करेंगे, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले क्या करोगे, इसमें पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करोगे। पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, उसमें जो भी अटैच्ड है फंक्शनल ग्रुप वो आ जाए। ठीक है, आप देखो यहां पे 1 2 3 4 ये एक आ रहा है। ठीक है, 4 कार्बन का एक चेन। दूसरा चेन ये पॉसिबल है 3 कार्बन का इधर ऐसे। क्लियर है, लेकिन क्या 3 कार्बन वाला में हमारा जो पॉइंट था वो सेटिस्फाई हो रहा है क्या, नहीं। इसमें 3 कार्बन, उसमें 4 कार्बन, तो वो होना चाहिए, और उसमें OH भी अटैच्ड है, जबकि इसमें OH क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। ठीक है, तो ये 3 कार्बन वाला को हम नहीं लेंगे, 4 कार्बन वाला हमारा क्या होगा, मेन पेरेंट चेन। अब इसके बाद में हमने पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई किया, पेरेंट चेन क्या होगा, ये मेन, ये हॉरिजॉन्टल वाला। अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के लिए आप देखो अल्कोहल अटैच्ड है और ये CH3 अटैच है, दोनों में सबसे ज्यादा ताकतवर प्रायोरिटी सीरीज के अनुसार OH होता है। फिलहाल आप ये याद रखो, प्रायोरिटी सीरीज में फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, अल्कोहल इज मोर स्ट्रॉन्गर, मोर प्रायर देन द अल्काइल्स, तो OH सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो OH को क्या मिलना चाहिए, लोएस्ट पोजीशन मिलना चाहिए। अब देखो आप इधर से अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो इधर से नंबरिंग करने पर दूसरा वाले कार्बन पर ही अल्कोहल मिल रहा है, जबकि अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4 तीसरा वाले कार्बन को अल्कोहल मिलेगा। तो पहले में 2 मिल रहा है, दूसरे में 3 मिल रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि दूसरा वाले को देखेंगे। ठीक है, ये वाला इधर से हमारा पोजीशन नंबरिंग क्या होगा, सही होगा। अब इसका नेमिंग करते हैं, कैसे नेमिंग होगा, देखो देखो क्या है। सबसे पहले हमारा था सेकेंडरी प्रीफिक्स, जिसमें कि हमको देखना अल्काइल एंड हेलोजन। ठीक है, तो आप यहां पे देखो, इसमें अल्काइल ये वाला है बाबू, ये वाला है, कितने नंबर पर है, 3 नंबर पे। ठीक है, ये वाला अब अलग है, ये नहीं है, ये वाला नंबरिंग आपका वैलिड नहीं है, ये वाला नंबरिंग आप नहीं है। ठीक है, कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो सबसे पहले लिखेंगे 3 अल्काइल है, 1 कार्बन वाला, तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, हो गया काम। उसके बाद में सेकेंडरी प्राइमरी प्रीफिक्स था, तो उसमें देखना था साइक्लो है क्या, साइक्लो तो नहीं है, ओपन चेन है। ओपन चेन है तो वर्ड रूट को देखो, वर्ड रूट यानी कार्बन का संख्या पेरेंट चेन में 4 है, तो हम लिखेंगे ब्यूट। हर कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, तो हम लिखेंगे एन, ब्यूटेन। और 2 नंबर पर है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल के लिए हम लोग यूज करेंगे 2 ओल। ठीक है, अब यहां पे ओल और ई ये भी
वॉवेल है और ये भी वॉवेल है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक ई को हटा देते हैं, एक ई को हटा देंगे और ऐसे भी इसका नाम कर सकते हैं हम लोग, देखो ऐसे टू ब्यूट, ए एन ई के जगह पर हम लिख देंगे ओल, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल इसका नाम है। ठीक है, इस वाले कंपाउंड का क्या नाम है, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। इसका थोड़ा देखते हैं नेक्स्ट। देखो पैरेंट चेन हमको लग रहा है ये होगा, ये पूरा ऐसे, ये वाला साइड चेन हो गया, ये हो गया साइड चेन, साइड चेन या फिर ब्रांच चेन, और ये हो गया पूरा मेन चेन। ठीक है, राइट। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, तो ये वाला एक फंक्शनल ग्रुप है अल्कीन अल्काइंस का, इधर से नंबरिंग कर दे तो 1 2 कार्बन पर आ रहा है, ये इधर से करने पर 3 कार्बन पर है, तो सही वाला कौन सा होगा, 1 2 वाला, इधर से 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन। ठीक है, नेमिंग करते हैं, अगेन फॉलो करते हैं उस सेट को, तो क्या होगा, 4 पे होगा मिथाइल, क्योंकि ये किस में आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएगा। ठीक है, 4 पे होगा बाबू मिथाइल, उसके बाद में वर्ड रूट है, क्योंकि हमारा साइक्लो तो है नहीं, तो ये हो जाएगा पेंट आइन। कितना पर आइन है, कितना पर है, 2 पे है, ट्रिपल वन, तो 2 आइन, ये नाम हो जाएगा 4 मिथाइल पेंट 2 आइन, ये नेम हो जाएगा। इधर ये कौन सा चेन है, 5 कार्बन का, तो इधर ये डबल बॉन्ड लगा हुआ दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड नहीं आ पाएगा, अगर आप सीधे सीधे ले लोगे पैरेंट चेन को तो ये नहीं आएगा। इधर से लोगे, इधर से ऐसे लोगे, ऐसे आप लीजिएगा तो आ जाएगा, लेकिन कितना होगा, 4 कार्बन, ये छूट जाएगा। ठीक है, अगर हम कुछ ऐसे ही लें, 4 ही कार्बन का बन रहा है, तो ऐसे क्यों ना ले, हम ऐसे ले, अभी भी 4 कार्बन है और इसमें ये भी आ जा रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट भी आ जा रहा है अल्काइल, तो ये हमारा पैरेंट चेन होगा, ये पैरेंट चेन होगा। इसका नेमिंग करते हैं, पोजीशन करते हैं, तो पोजीशन किधर करना है ताकि उसको लोवेस्ट नंबर मिले, तो लोवेस्ट नंबर 1 2 3 4, तीसरा पर डबल बॉन्ड मिलेगा, जबकि इधर से करेंगे तो 1 दूसरा पर मिल रहा है, ये तीसरा और ये चौथा, ये सही होगा नंबरिंग। इसके बाद में क्या करेंगे, देखो इस पर कितना अटैच्ड है, ये एक अटैच्ड है और एक ये अटैच्ड है। ठीक है, अब इन दोनों में एक है इथाइल ये वाला और एक है मिथाइल, ये 2 कार्बन का अल्काइल है, ये 3 कार्बन का, ये 1 कार्बन का अल्काइल है, तो ये मिथाइल है और वो इथाइल है। ई और एम में सबसे पहले अल्फाबेटिकल लेटर वाइज ई आता है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे 2 इथाइल। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे 3 मिथाइल, ये दोनों हो गया। उसके बाद पेरेंट चेन को देखेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट, पहला ही पर इन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, ब्यूट इन। अगर पहले वाले नंबर पर ही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये सब कुछ लगा है तो लिखने की जरूरत, उसका पोजीशन नहीं है, चाहो तो लिख भी सकते हो ब्यूट 1 इन या फिर ब्यूटीन, ये काफी है। तो इसका पूरा नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आईयूपीएसी ने 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटीन। ठीक है, बात समझ में आया? ओके, यहां पे देखो आप, ये कुछ क्लोज टाइप है, ये वाला पैरेंट चेन दिख रहा है हमको, 4 कार्बन का एक पैरेंट चेन है और क्लोज है और एक डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स तो है नहीं, यहां पर हम लिखेंगे साइक्लो, क्योंकि सर्कल में है, क्लोज्ड है, और 4 कार्बन का है तो हो जाएगा ब्यूट इन, एक डबल बॉन्ड है तो हो जाएगा ब्यूटीन, साइक्लो ब्यूटीन है ये। इधर ये वाला मेन, ये ऐसे देखो 3 कार्बन का साइक्लो बन रहा है तो प्रो साइक्लो, क्लोज्ड है तो साइक्लो प्रोपेन, क्योंकि सारा कार्बन एक सिंगल बॉन्डेड से ही सब सिंगल बॉन्डेड। इधर इधर देखिए, ये मेन चेन होगा और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है। आप ध्यान दीजिए कि जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कि कोई कार्बन एटम अटैच है तो नंबरिंग हमेशा वहीं से करेंगे। ठीक है, तो ये 1 2 3 और ये 4, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 4 कार्बन का पैरेंट चेन है तो ये हो जाएगा ब्यूट, डबल बॉन्ड है कितना पर, 2 पर, तो ब्यूट 2 इन, और एक पर है ओइक, ये वाला क्या है,
कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसके लिए यूज करेंगे ओइक एसिड। अब ओइक एसिड जब लगाएंगे तो O और E के साथ लगेगा तो दोनों वॉवेल एक साथ नहीं आएगा, तो हम यहां से E को हटा देते हैं और अब लिखेंगे ओइक एसिड। ठीक है, तो इसका नाम है ब्यूट 2 इनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है बात। कुछ यहां पर भी है हाइड्रोकार्बन्स, यहां पर 1 2 3 4 कार्बन का पैरेंट चेन है जिसमें कि ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। दिख रहा है CO कीटोन 4 कार्बन का। हाँ, फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है और पैरेंट चेन में आ रहा है तो उस कार्बन को भी काउंट करेंगे एज अ पैरेंट चेन के वर्ड रूट के लिए। ठीक है, तो ब्यूटेन प्लस में ओन लिखेंगे तो अगेन ये O और E में से एक चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओन। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा देखो, तो ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का Al। इसमें अगेन क्या बोले, जब भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो तो उसी कार्बन से क्या करना है हमको, नंबरिंग। तो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो ये यहां पे एक और तो अब हम लोग बात करने वाले हैं आइसोमेरिज्म के बारे में कि आइसोमेरिज्म क्या होता है और इसे कैसे हम ड्रॉ करते हैं। सो आइसोमेरिज्म इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स। आइसोमर्स का मतलब ये होता है कि कंपाउंड एक ही रहेगा, यानी उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक ही रहेगा बट उसको अलग अलग तरीके से हम लोग उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, यानी कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और अलग अलग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब अलग अलग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है जिसके कारण से उन सब में एक कॉमन केमिकल फॉर्मूला होते हुए भी उन सब में केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि
ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं बट उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में डिफरेंट होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हम लोग आइसोमर्स। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स को और आइसोमेरिज्म को हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म अपने सिलेबस में नहीं है। और अगर हम स्ट्रक्चर को आगे कैटेगराइज करें तो वो कैटेगराइज होता है चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म एंड रिंग चेन, जिसमें से कि केवल हमें जो पढ़ना है वो चेन एंड पोजिशनल के ही बारे में पढ़ना है। अब इस तरह के आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, जिसके कारण से उनका जो नेम होता है आईयूपीएसी नेम, वो क्या होता है, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट आईयूपीएसी नेम्स। ठीक है, आइसोमेरिज्म के बारे में हमें क्या पढ़ना है, चेन एंड पोजिशनल वाले के बारे में पढ़ना है, जिनका की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा और उनका केमिकल फॉर्मूला सेम होते हुए भी उनका केमिकल नेम आईयूपीएसी नेम वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे यहां पर हम ड्रॉ करते हैं ब्यूटेन के बारे में। ठीक है, तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, अलग अलग। तो एक तरह से ब्यूटेन हम लिख सकते हैं C4H10 के लिए, एक ऐसे हो सकता है, CH2 CH2 और यहां पे एक और, इसको हम लोग बोलेंगे एन ब्यूटेन या फिर नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, ये हुआ एन ब्यूटेन, ये एक तरह हुआ। दूसरा तरीका ये है कि हम ऐसे क्या कर सकते हैं, 3 कार्बन का एक मेन चेन बना ले और यहां पर हम CH3 लगा दें। यहां पर है हाइड्रोजन 3 विथ 1 कार्बन, यहां पर एक हाइड्रोजन और यहां पर 3 हाइड्रोजन। तो दोनों में आप देखिए कि दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन केमिकल फॉर्मूला सेम है, जो कि C4H10 ही है। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, आईयूपीएसी नेम अलग अलग हो गए लेकिन दोनों किसका है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, दोनों का C4H10 ही है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या बोले जाएंगे, आइसोमर्स बोले जाएंगे। सिमिलरली हम पेंटेन का बनाते हैं, देखिए पेंटेन का क्या बनेगा, देखो ऐसे बनेगा, एक तो ऐसे बन जाएगा 5 कार्बन का मेन चेन और आप यहां पर 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 2 और यहां पर 3 हाइड्रोजन को लगा लेना। ठीक है, ये एक तरह हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि हम यहां से CH3 को उठाएंगे। ठीक है, यहां से CH3 को हम उठा रहे हैं और हम या तो इस वाले कार्बन पे या तो इस वाले कार्बन पर लगा देंगे। ठीक है, देखो कैसे हो जाएगा, C C C और ये C, 4 कार्बन का और बीच में मैंने कहीं यहां पर लगा दिया इसको CH3, बाकी यहां पर सब क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये दूसरा तरह का हो गया अरेंजमेंट। ठीक है, यहां पे पेंटेन हुआ। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि हम क्या करेंगे, एक और CH3 उठा लेंगे तो बीच में बचेगा 3 और दोनों CH3 जो उठाए हुए हैं उसको बीच वाले कार्बन पे लगा देंगे और यहां पर सब क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये 3 तरह के पेंटेन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। इनका नाम होगा, पहले का नाम होगा एन पेंटेन, दूसरे का नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन और तीसरे का नाम होगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ये 3 आइसोटॉप्स पॉसिबल है पेंटेन के लिए। हेक्सेन में अगर बात करें तो ये हुआ 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन, जिसको बोलते हैं नॉर्मल हेक्सेन। सब जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, आप उसका कार्बन का जो टेट्रा वैलेंस है उसको सेटिस्फाई करते हुए नंबर ऑफ हाइड्रोजन को आप जोड़ दोगे तो यहां पर 3 हाइड्रोजन आएगा, 2 हाइड्रोजन 2 2 2 और 3। ठीक है, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है कि हम एक साइड से CH3 को उठा लेते हैं तो बचेगा 5 और यहां पे लगा देते हैं। नेक्स्ट हम ऐसा कर सकते हैं, ये 5 कार्बन का ही चेन रहने दें और इसको बगल में शिफ्ट कर दें यहां पर। ठीक है, अब इसको हम इधर शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि अगर जैसे ही इधर शिफ्ट करेंगे तो नेक्स्ट वाला जो बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन और इसका भी नाम है 2 मिथाइल पेंटेन। तो दोनों कॉमन हो जाएंगे तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। ठीक है, इसका नाम है एन हेक्सेन, इसका नाम है 2 मिथाइल पेंटेन, इसका भी नाम क्या है 3 मिथाइल पेंटेन। और नेक्स्ट क्या बनेगा, हम यहां से एक और CH3 को उठा लेते हैं और अलग अलग कार्बन पे, नॉन टर्मिनल वाले कार्बन पे लगा देते हैं। और दूसरा इसका नेक्स्ट क्या हो सकता है कि दोनों CH3 को हम एक ही कार्बन पे लगा दें।
ठीक है, 5 पॉसिबल है हेक्सेन के आइसोमर्स और पांचों का क्या नाम होगा, एन हेक्सेन, 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, यहां पर 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन और यहां पर 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये 5 अलग अलग हेक्सेन के हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर हेप्टेन के आइसोमर्स क्या क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। देयर आर 9 आइसोमर्स आर देयर फॉर द हेप्टेन। ठीक है, आप इसको ड्रॉ करने का कोशिश करोगे बट आपके एग्जाम में हेप्टेन तक ही आएगा, ऑक्टेन नॉनेन ये सब नहीं पूछता है। ठीक है, तो आप इन चारों का प्रैक्टिस करोगे और आपको अच्छे से एक बार में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग कुछ कार्बन के कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, कार्बन के कंपाउंड से उनका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है कंबसन, यानी कि कार्बन या फिर कार्बन के कंपाउंड्स का जब कंबसन होगा, जब उसको जलाएंगे तो क्या होगा, तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा यानी कंबसन होगा तो CO2 गैस निकलेगा अलोंग विद द एनर्जी। जब हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो बनेगा CO2 एंड H2O और एनर्जी। ठीक है, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है ग्लूकोज, इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CO2 H2O एंड एनर्जी बनेगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स कुछ जलते हैं विथ फ्लेम और विदाउट फ्लेम, वो डिपेंड करता है कि उस सबस्टेंस में वोलेटाइल मटेरियल, वोलेटाइल गैसेस हैं कि नहीं। अगर वोलेटाइल गैसेस हैं तो दे विल बर्न विद द फ्लेम, अगर नहीं है तो दे विल बर्न विदाउट फ्लेम। ठीक है, एनीवे हाइड्रोकार्बन जो कि सैचुरेटेड होता है, यानी कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिनमें कि हर एक कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्डेड कंबाइन होता है, वो जब जलेगा तो क्लीन ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न विथ क्लीन ब्लू फ्लेम, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलता है येलो फ्लेम के कारण केस से, यानी कि अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो गए। ठीक है, या फिर डबल या फिर ट्रिपल होगा। बट अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंबसन हम कराएं विथ लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई तो ये भी सूटी ब्लैक फ्लेम के साथ में या फिर सूटी येलो फ्लेम के साथ में जलेगा। ठीक है, दूसरा इसका ऑक्सीडेशन है प्रॉपर्टीज। इस ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है कि इथेनॉल को हम ट्रीट करा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ये इथेनॉल में क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे और जैसे ही इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होगा वो बदल जाएगा इथेनोइक एसिड में। थोड़ा देखते हैं कैसे। देखो सबसे पहले ये हमारा है CH3 देन CH2 और ये है OH। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अपने में से एक ऑक्सीजन को देगा, ठीक है, ऑक्सीजन को लॉस करेगा क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो यहां पे एक नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से आप देखो इथेनॉल में से 2 हाइड्रोजन को अपने में से ले लेगा। ठीक है, जैसे ही 2 हाइड्रोजन को ऑक्सीजन अपने साथ जोड़ लिया तो क्या बना, यहां पर बन गया आपका H2O, जो 2 हाइड्रोजन लिया और एक ऑक्सीजन खुद। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब यहां पे क्या बच गया देखो तो C और एक H बचा और एक O बचा है। तो कार्बन का टेट्रावैलेंसी सही हो, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड जुड़ जाएगा और यहां से एक हाइड्रोजन ऐसे रह जाएगा। तो ये बना आपका, ये था हमारा इथेनॉल और ये है एल्डिहाइड, यानी कि इसको हम बोलेंगे इथेनॉल। ठीक है, अगेन फर्दर जब ये ऑक्सीजन अगेन ये फिर ऑक्सीडाइज होगा जिसके कारण से ये ऑक्सीजन यहां पर जाकर जुड़ जाएगा और ये बनेगा H। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो क्या दिख रहा है, CH3COOH यानी कि इथेनोइक एसिड। ये बना आपका इथेनोइक एसिड। सो मतलब ये है कि इथेनॉल में जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वो बदलेगा इथेनोइक एसिड में। और कैसे बदलता है, तो इथेनॉल से सबसे पहले बनेगा इथेनॉल एल्डिहाइड वाला एंड देन इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होगा और वो बनेगा इथेनोइक एसिड में। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथेनोइक एसिड वाया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर क्या क्या है,
अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट एंड हीट, ठीक है। और इसके जगह पर हम यूज कर सकते हैं कि एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट, डाइक्रोमेट, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में बदलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में बदलते हैं बाय एडिंग हाइड्रोजन। तो आप देखो यहां पर क्या है, ये नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड वाला या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन के साथ में नॉर्मली रिएक्शन नहीं करते हैं, बट उसके लिए हम लोग करते क्या है, कैटलिस्ट डालते हैं। और ये निकल, प्लैटिनम या फिर प्लैटिनम, ये सब क्या है, कैटलिस्ट का होता है। अब ये क्या करता है, आप देखो ये मेटल का सरफेस है, ये कोई मेटल है, ठीक है। ये मान लिया जाए कि ये क्या है, प्लैटिनम है, प्लैटिनम मेटल का सरफेस है। सबसे पहले क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। यहां पर जब हाइड्रोजन गिरेगा तो ये फ्री रेडिकल यानी कि H डॉट के रूप में ये सब क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, H डॉट के रूप में टूट जाएगा, ठीक है। ये सब पूरा हो गया, यानी कि H2 का जो बॉन्ड है वो टूट गया। क्यों? क्योंकि वो पीटी यानी कैटलिस्ट ने उसको हेल्प किया। और नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं होता है विदाउट कैटलिस्ट, क्योंकि ये H2 के मॉलिक्यूल तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है इसीलिए। बट कैटलिस्ट ने आकर क्या किया, ये जो ज्यादा एनर्जी लगने वाला काम है ये यही खुद कर दिया, इसको तोड़ दिया। अब यहां से क्या होता है, अब यहां से ये डबल बॉन्डेड है फिर ट्रिपल बॉन्डेड एक हाइड्रोकार्बन आएगा जिसमें से एक बॉन्ड ये टूटेगा, ठीक है। एक बॉन्ड जब टूटा तो ये क्या बना, CH2, यहां पे बना CH2, और यहां पे एक बॉन्ड जब टूटा तो दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग बढ़ गया। अब जैसे ही इसकी ओर बढ़ेगा तो यहां से एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, 2 तो पहले से था और एक यहां से लिया तो CH3, और ये हो गया आपका CH3, ठीक है। यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये नहीं होता तो ये रिएक्शन नहीं फिजिबल है, नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो H2 का मॉलिक्यूल है इसको तोड़ने में इट रिक्वायर्स मच लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और कैटलिस्ट क्या कर रहा है, यही एनर्जी को कम कर दे रहा है, यानी कि ये तोड़ दे रहा है उसको, समझ गए। यानी कि अनसैचुरेटेड कन्वर्ट हो गया सैचुरेटेड में। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब यह होता है कि हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन के जगह पर कुछ और लगा देते हैं, ठीक है। यहां पर हम लोग लगा रहे हैं क्लोरीन गैस यानी हेलोजन एटम को लगा रहे हैं, तो हेलोजिनेशन इसको बोल सकते हैं। आप देखो सबसे पहले क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और अल्ट्रावायलेट रेज ये क्या होगा, Cl2 अगेन ये ऐसे टूटेगा, फ्री रेडिकली टूटेगा, यानी Cl और जो Cl था ये बीच से टूटा, यहां एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ठीक है, ऐसे। अब ये क्या करेगा, इन दोनों में से एक Cl डॉट यानी इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, ये क्या करेगा, CH4 के पास जाएगा, ऐसे देखो CH4 कुछ ऐसे है। अब ये जब इसके पास में आया तो इसके कारण से ये वाला एक हाइड्रोजन ऐसे टूट गया फ्री रेडिकली, तो ये क्या बना, यहां पर CH3 डॉट बना, और क्या बना, एक डॉट हाइड्रोजन, और ये तो था अपना Cl। अब ये दोनों मिलेगा और बनाएगा आपका CH3 डॉट प्लस में HCl, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएगा, HCl, ठीक है। अब इसके साथ में रिएक्शन करने, इसके साथ में रिएक्शन करने एक और आएगा, एक और Cl डॉट आएगा। अब एक और जब Cl डॉट आएगा तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा आपका CH3Cl, CH3Cl जो कि ये बना। तो फाइनली आपका क्या बना, CH3Cl और HCl, ये दोनों कुछ इस तरह से रिएक्शन फॉरवर्ड में ऐसे करता है, बट आपको ध्यान में रखना है कि क्या होता है। इसी तरह से एक एक करके, इसी तरह से एक एक करके सारा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा किससे, क्लोरीन से। तो ये ऐसा हो जाएगा CH2Cl2, फिर ये ऐसे हो जाएगा CHCl3, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा हाइड्रोजन खत्म और 4 क्लोरीन जुड़ गया, और इसको बोलते हैं हम लोग कार्बन
टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह से ये रिएक्शन आगे बढ़ता है। नेक्स्ट हम कुछ बात करने वाले हैं, आपके सब सिलेबस में जो दिया है कार्बन कंपाउंड्स के, कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। ऐसे तो कार्बन कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, ठीक है, बट जो दो इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन या फिर कार्बन कंपाउंड्स आपके सिलेबस में पढ़ना है वो है एक इथेनॉल और दूसरा है इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनॉल के बारे में समझते हैं। इथेनॉल क्या होता है, आपको पता है इथेनॉल यानी एक एल्कोहल ग्रुप का सेकंड मेंबर है, पहला मिथेनॉल और दूसरा इथेनॉल। इथ का मतलब वो दो कार्बन, ओल का मतलब एल्कोहल यानी दो कार्बन, जिसमें कि एल्कोहल क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। इसका फॉर्मूला हो गया C2H5OH। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसको नॉर्मली हम लोग एल्कोहल भी बोलते हैं। इसका यूज मेडिसिन वगैरह में करते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे कफ सिरप हो गए, इन सब में चीजों में इसका इस्तेमाल किया था। ये वाटर के साथ में मिसिबल है, उसमें सॉल्युबल है, घुल जाता है। इसका हम लोग यूज करते हैं एज एडिटिव्स इन पेट्रोल। ये क्या करता है कि जो वैसे कंट्री, फॉरेन कंट्री में जहां पे कि मतलब बहुत ठंडा है, ठीक है, तो वहां पे पेट्रोल वगैरह को मतलब फ्रीज होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें एल्कोहल डाल देते हैं, ठीक है, जिसके कारण से वो जल्दी फ्रीज नहीं होता है। प्योर अल्कोहल को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है, प्योर अल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल। बट ये क्या होता है, लोग इसका मिसयूज करते हैं। जब जैसे इंडस्ट्री में इसका यूज होगा, लैब वगैरह में यूज होगा, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जब ट्रांसफर करना होगा तो बहुत सारे लोगों ने इसका मिसयूज करना स्टार्ट किया, बीच रास्ते में ही पीने लगे। ठीक है, जिसके कारण से, ठीक है, क्या हुआ कि इस प्योर अल्कोहल में कुछ ना कुछ मिला दिया गया। और वो क्या मिला दिया गया, मिथेनॉल मिला दिया जाएगा या फिर डाई मिलाने के कारण से उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू कलर। उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। ठीक है, यानी कि अल्कोहल में जब हम लोग मिथेनॉल मिला दिए फिर डाई मिला दिए तो ये अब तो प्योर रहा नहीं। अब ये प्योर नहीं रहा तो ये इसको हम लोग बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। ठीक है, डीनेचर्ड अल्कोहल का मतलब अल्कोहल प्लस सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस। मिथेनॉल बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस है। ठीक है, अल्कोहल यानी इथेनॉल का स्ट्रक्चर कुछ ये है, यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप है और ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल है। आप पहचान लो, देख लो, अल्कोहल है। ठीक है, इसका कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला देखते हैं रिएक्शन विद द सोडियम। ठीक है, रिएक्शन विद द सोडियम में क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, सोडियम के साथ में। तो क्या हो जाएगा, CH3CH2 एंड ONA। इसका नाम हो जाएगा सोडियम इथेनोएट। ठीक है, सोडियम इथेनोएट। और ये हाइड्रोजन गैस भी यहां से निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस बन के निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा हीटिंग ऑफ अल्कोहल। जब हम अल्कोहल को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 440 डिग्री केल्विन, तो ये क्या होता है, यहां से आप देखो, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से ये OH निकल जाएगा। तो ये यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक OH मिलकर क्या बन गया, वाटर। यहां पर क्या बचा, आप देखो CH2 बचा और यहां पर क्या बचा, CH2। अब कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए तो 2 बॉन्ड तो बना हुआ है हाइड्रोजन के साथ, तो ये 2 बॉन्ड आपस में बना लेगा, यानी कि ये बनेगा आपका इथीन और प्लस में वाटर। यानी कि जब इसको हम लोग अल्कोहल को हीट करेंगे तो इथीन एंड वाटर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड यानी कार्बन का कंपाउंड है वो है इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड में फंक्शनल ग्रुप क्या है, इथेनोइक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। ठीक है, आप देखो CH3COOH, इथ यानी 2 कार्बन से बना हुआ एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। इसको नॉर्मली हम लोग एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं और ये वीक एसिड होता है। ठीक है, जब हम लोग इसी चीज को 5 से 8% एक्वस सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं विनेगर। और विनेगर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे, जैसे पिकल्स वगैरह को। ठीक है, इथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन। 290 केल्विन का मतलब थोड़ा सा ठंडा अगर पड़ा तो ये जम जाता है। ठीक है, ग्लेशियर टाइप जम जाता है, इसीलिए बोलते हैं इसको हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड का मतलब ये हुआ कि जैसे इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये लगभग आएगा 17 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मली ठंडे के दिनों में लगभग इतना टेम्परेचर जैसे ही इसको मिला, ठीक, और इससे कम गया तो ये क्या हो जाएगा, जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। और फ्रीज होकर क्या बन जाएगा, आइस जैसा, ग्लेशियर जैसा बन जाएगा, जिसके कारण से इसको हम लोग बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर ये कुछ होगा, यहां पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है,
कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो टोटल 2 कार्बन है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन और एक इधर मेन चेन का हाइड्रोकार्बन का कार्बन, 2 मिलकर बना इथ और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड। ठीक है, देखो रिएक्शन यानी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं तो स्टरीफिकेशन रिएक्शन, स्टरीफिकेशन रिएक्शन का मतलब होता है इथेनोइक एसिड एंड अल्कोहल यानी इथेनॉल के बीच का रिएक्शन। ठीक है, ये होगा क्या, यहां पे आप समझो, यहां से और यहां से, ठीक है, यहां से OH निकलेगा। ठीक है, यहां से OH एक निकलेगा और यहां पे ये वाला आकर लग जाएगा, ये हाइड्रोजन और यहां से OH निकला और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो बनेगा CH3COO, ठीक है, और CH2 यहां से और ये दोनों आपस में जुड़ेगा, तो ये वाला पोर्शन आपका रहा, यहां तक जो पोर्शन है वो है, एक मिनट, CH3COO, यहां तक पोर्शन है इथेनोइक एसिड का और यहां से पोर्शन है आपका अल्कोहल का, ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, CH3COO C2H5 और प्लस में वाटर, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ईस्टर। इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, ईस्टर। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ईस्टर क्या होता है, एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, स्वीट स्मेल कंपाउंड करते हैं। इसका यूज हम लोग परफ्यूम्स वगैरह बनाने में करते हैं या फिर जहां पर स्मेल का बढ़िया खुशबू स्मेल का चीजों का जरूरत हो, ये प्रेजेंस ऑफ एसिड में होता है। लेकिन ये रिवर्सिबल है, जब हम लोग यहां पर बेस डाल दे, यानी कि ईस्टर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अगेन रिवर्स बैक इथेनॉल में, ठीक है, एंड सोडियम इथेनोएट में, तो ये बेस के साथ में रिएक्शन करता है। देखो ईस्टर में क्या होता है, ये वाला हमारा ईस्टर था, बेस के साथ में, बेस हमने मान लिया कि NaOH डाल दिया, जिसके कारण से ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया और ये इथेन बनता, ये सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब बनता है यानी कि एसिटिक एसिड, तो यहां पर H होता और उस H को यहां से हाइड्रोजन ने रिप्लेस कर दिया, तो बना है सोडियम इथेनोएट। क्या बनाइए, सोडियम इथेनोएट, और इसको बोलते हैं हम लोग सोप मॉलिक्यूल। जब हम लोग आगे सैपोनिफिकेशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें सोप का मॉलिक्यूल यही होता है। ठीक है, और इसीलिए इस पूरे प्रोसेस में क्या बन रहा है, सोप का मॉलिक्यूल बन रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या है कि ईस्टर का कन्वर्ट होना इथेनॉल एंड सोप मॉलिक्यूल में इन प्रेजेंस ऑफ बेस। नेक्स्ट है रिएक्शन विद द बेस। अगर हम लोग एसिड है ये तो, और ये बेस का जब रिएक्शन कराएंगे तो जाहिर सी बात है सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, तो ये बना सॉल्ट एंड वाटर, इसका नाम है सोडियम इथेनोएट। जब हम लोग कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ में इसका रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट H2 एंड CO2 बनता है। वो देखो यहां पर एक एसिड है, सोडियम कार्बोनेट ले लिए या फिर यही एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिए, तो क्या बना, अगेन सॉल्ट बना, सोडियम इथेनोएट, सॉल्ट, वाटर एंड CO2 मॉलिक्यूल। याद रहेगा एसिड जब रिएक्शन करता है बेस के साथ में तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये भी पहले पढ़ चुके हैं कि जब एसिड रिएक्शन करता है कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ में तो ये प्रोड्यूस करता है सॉल्ट अलोंग विद द CO2 गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो अब हम लोग आ चुके हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, सोप एंड मॉलिक्यूल्स पे। इस टॉपिक में हम लोग सोप एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्लीनिंग एक्शन के बारे में समझेंगे, बट थोड़ा अलग अलग। मतलब पहले सोप के बारे में समझ लेंगे और फिर डिटर्जेंट के बारे में समझ लेंगे। देखते हैं सोप क्या होता है। सोप एक हाइड्रोकार्बन का लॉन्ग चेन होता है जिसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH H के जगह पर या तो पोटेशियम लगा होगा या तो सोडियम लगा होगा, तो हम इसको बोलते हैं सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटेशियम विथ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो सोप क्या है, सोप मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट होते हैं किसके, तो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, ऐसे समझो जैसे मान लिया जाए कि यहां से बहुत सारे कार्बन बहुत सारे जुड़ते जा रहे हैं, लॉन्ग चेन है, और यहां वाले पे क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड किस रूप में मौजूद है, सॉल्ट्स ऑफ पोटेशियम या फिर सोडियम। तो होगा क्या कि इस H के जगह पे क्या आ जाएगा, या तो सोडियम आ जाएगा या तो पोटेशियम, और जैसे ही ये होगा ये बन जाएगा सोप का मॉलिक्यूल। ठीक है, सोप के मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, देखते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर सोप मॉलिक्यूल के बारे में। आप देखो जरा ध्यान से,
यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या लॉन्ग चेन है, एकदम लॉन्ग चेन का हाइड्रोकार्बन का। और यहां पे ये जो आपको डार्क दिख रहा होगा, यहां पे है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि यहां पर होता है H, लेकिन इस H के जगह पे क्या लगा हुआ है, Na+ या फिर K+ हो सकता है, सोडियम या फिर पोटेशियम, ठीक है। अब इसमें दो पार्ट होते हैं, इसमें कितने पार्ट होते हैं, देखिए पूरे सोप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को दो पार्ट में बांट दिया गया। ये वाला जो सोप मॉलिक्यूल का पार्ट है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज पार्ट, और इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल एसिड पार्ट, ठीक है। तो चार्ज पार्ट में क्या होता है, ये वाला यहां से H+, जैसे सोप मॉलिक्यूल्स को हम लोग पानी में डालते हैं, ये वाला चार्ज पार्टिकल दो पार्ट में बढ़ जाता है, ठीक है, यानी O- और Na+ में टूट जाता है, ये Na+ वाटर में जाकर घुल जाता है, ठीक है। अब ये वाला जो अपना चीज है, ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक हेड का मतलब यहां से ये वाटर में क्या होगा, सॉल्यूबल होगा, क्योंकि वाटर क्या होता है, पोलर, प्लस माइनस, और ये भी क्या है, प्लस माइनस, ये भी हेड क्या है, पोलर है, इसीलिए ये हेड जो है हाइड्रोफिलिक हेड वाटर में क्या होता है, सॉल्यूबल। बट इस हेड के अलावा जितने भी पीछे के पार्ट्स हैं यानी टेल, ये होते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और वाटर में इनसॉल्युबल होने का मतलब ये होता है फिलहाल के लिए कि ये वाटर में नहीं घुलेगा, बट ऑयल में घुलेगा, ऑयल सॉल्युबल होगा, ऑयल में घुलेगा, क्लियर है। नॉन पोलर सबस्टेंसेस में ये क्या होगा, घुल जाएगा, जबकि ये पोलर सबस्टेंस में घुलेगा हेड, ठीक है। आप देखो यहां पर भी क्या है, ये पूरा का पूरा ये जो पीछे का चेन है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफोबिक टेल, और ये जो हेड है COO- वाला, ये क्या है, हाइड्रोफिलिक, ये वाटर में इनसॉल्युबल है, और ये वाला क्या है, ऑयल में सॉल्युबल है, क्लियर बात करते हैं कि सोप मॉलिक्यूल को प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो सोप मॉलिक्यूल को प्रिपेयर करते हैं वेजिटेबल ऑयल या फिर एनिमल के फैट को, ठीक है ना, हीट करके, इन प्रेजेंस ऑफ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां से हमने लिया ग्लेशियर स्टीयरेट, ये पूरा क्या है, वेजिटेबल ऑयल है या फिर फैटी एसिड्स है, और इन फैटी एसिड्स को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में ट्रीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको हीट कर रहे हैं। हीट करने के साथ में हमको ये मिलता है सोडियम स्टीयरेट, और ये एक सोप का मॉलिक्यूल, आप देखो COO जुड़ा हुआ है, तो ये, और ये C17H35, ये सोप का मॉलिक्यूल है, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम स्टीयरेट, ठीक है। ये वन ऑफ द टाइप ऑफ सोप मॉलिक्यूल है, और इसके साथ साथ में हमको मिलता है ग्लिसरॉल। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, ये भी सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है। यहां पर हमने लिया फैट और ऑयल, इसको हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरॉल बना, और ये बना यहां पर सोडियम पाल्मिटेट, यानी कि ये सेकंड टाइप ऑफ सोडियम सोप का मॉलिक्यूल है। तो यहां पर सोप दो टाइप के दिख रहे हैं, एक सोडियम स्टीयरेट और एक सोडियम पाल्मिटेट, ठीक है। ये दोनों क्या है, सोप के ही मॉलिक्यूल्स है, बट इनमें जो है ये वाला C17H31, ठीक है, और यहां पर है, सॉरी, यहां पर है C15H31, और यहां पर है C17H35, यानी कि ये थोड़ा ज्यादा लॉन्ग चेन है, ये थोड़ा सा 2 कार्बन कम का है, ठीक है, बट दोनों क्या है, सेम ही है। थोड़ा बात करते हैं इसके क्लीनिंग एक्शन के बारे में, ये कैसे काम करता है। देखो, जैसे ही जब हम लोग सोप मॉलिक्यूल्स को पानी में डालेंगे, तो ये क्या होगा, ये जैसे मान लिया जाए कि उसका हेड हो गया और ये उसका टेल हो गया, ये उसका हेड हो गया और ये दूसरे मॉलिक्यूल का टेल हो गया, ये हेड और ये टेल, ये हेड और ये टेल। जैसे ही सोप मॉलिक्यूल्स को पानी में डालेंगे, तो ये जो हेड है ये पानी में क्या हो जाता है, घुल जाता है, पानी के साथ अटैच हो जाता है, जबकि ये वाला जो टेल है ये पानी के साथ अटैच नहीं होता है, और कुछ इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेता है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग मिसेल्स। इस तरह से मिसेल फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब जब इसी सोप मॉलिक्यूल्स के साथ में जो पानी का हम लोग एक सॉल्यूशन तैयार किए होंगे, यानी पानी और सोप का सॉल्यूशन, उसमें जब हम कपड़ा डालते हैं, गंदा कपड़ा, तो जनरली जो डर्ट हम लोग को डील करना है, वो डील करना है ऑयल, ठीक है, या फिर ऑर्गेनिक चीजों को, ठीक है। तो देखो, जैसे यहां पर एक डर्ट पार्टिकल आया, ये डर्ट पार्टिकल आया, तो ये डर्ट पार्टिकल क्या हुआ, यहां पर बीच में आकर फंस गया, इस मिसेल्स के बीच में आकर क्या हो गया, फंस गया। ये क्या है अपना ऑयल डर्ट,
ये बीच में अगर फंस गया, जिसके कारण से ये ऑयल में ये वाला हाइड्रोफोबिक वाला टेल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, घुल जाएगा, जिसके कारण से ये इसमें अटैच हो जाएगा, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और जब हम लोग कपड़े को ऐसे 2-4 बार घिसेंगे तो ये पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फोर्थ, झाग के रूप में ये पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। दिस इज हाउ सोप हेल्प्स इन क्लीनिंग, ठीक है। दिस इज द क्लीनिंग एक्शन और क्लीनिंग मैकेनिज्म ऑफ द सोप मॉलिक्यूल। यहां पर आप देख रहे हो स्कम बना रहा है, सॉरी ये मिसल्स बना रहे, ठीक है। बट ये जो सोप काम करता है ये सॉफ्ट वाटर में ही काम करता है, सॉफ्ट वाटर में काम करता है। हार्ड वाटर में जैसे ही सोप मॉलिक्यूल्स को यूज करेंगे तो ये उतना आसानी से जैसा सोप जो सॉफ्ट वाटर में काम करे तो वैसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, ठीक है। और सोप मॉलिक्यूल्स जब इस कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो कि हार्ड वाटर में मौजूद है उसके साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है प्रिसिपिटेट, और प्रिसिपिटेट जैसे ही बना लेगा रिएक्शन करके वो बन जाता है स्कम, यानी इनसॉल्युबल हो जाता है वो, ठीक है। देखो जैसे यहां पे ये सोप के मॉलिक्यूल है और ये Ca+, यानी कि हार्ड वाटर सा है, तो ये जो दोनों जब रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा ये मॉलिक्यूल और ये अब बन जाएगा स्कम, यानी कि अब ये घुलेगा ही नहीं, प्रिसिपिटेट बन गया। जो जब घुलेगा ही नहीं तो फिर ये कैसे काम करेगा क्लीनिंग करने में, ठीक है, तो नहीं करेगा। यहां पर भी यही सोप मॉलिक्यूल है, ये Mg2+ है यानी कि हार्ड वाटर का आयन, और ये रिएक्शन करके ये बन जाएगा, फिर स्कम बनेगा, और ये यानी कि ये दोनों क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो फिर हार्ड वाटर में हम लोग को अगर कोई भी चीज क्लीन करना है तो फिर कैसे काम करेंगे। अब देखो यहां पर जैसे ये पहला वाला बीकर में, कंटेनर में हमने क्या लिया टेस्ट ट्यूब में कि सॉफ्ट वाटर लिया और उसमें सोप मॉलिक्यूल दिया, ठीक है। तो ये आराम से फोम बना लिया, झाग बना लिया। बट यही जब सोप मॉलिक्यूल्स को हमने डाला हार्ड वाटर के साथ तो ये क्या बना लिया, स्कम बना लिया, ठीक है। यानी कि यहां पर क्लीनिंग एक्शन बढ़िया से सोप मॉलिक्यूल नहीं करेगा जबकि सॉफ्ट वाटर में करेगा, ठीक है। तो हार्ड वाटर में अगर हमको किसी चीज को साफ करना है तो फिर क्या करेंगे, तो सोप मॉलिक्यूल उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो हम लोगों ने डेवलप किया एक अनदर टाइप ऑफ क्लीनिंग सब्सटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं डिटर्जेंट, ठीक है। तो डिटर्जेंट मेनली हम इसको यूज करते हैं, मेनली पर्पस क्या है यूज करने का है कि सोप मॉलिक्यूल हार्ड वाटर में काम बेहतरीन नहीं करता है, और हार्ड वाटर में काम करना है अगर हमको तो सोप के जगह पर हम लोग डिटर्जेंट को यूज करना पड़ेगा। और डिटर्जेंट क्या होता है, तो ये सोडियम के भी सॉल्ट, यही सोडियम के भी सॉल्ट होते हैं ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो जैसे यहां पे ये लॉन्ग चेन हो गया पूरा। देखो डिटर्जेंट और सोप दोनों का क्लीनिंग मैकेनिज्म सेम है। जैसे मैंने आपको सोप का क्लीनिंग मैकेनिज्म पढ़ाया, सोप का भी एकदम, सॉरी डिटर्जेंट का भी एकदम सेम है, ठीक है। बट उसके मॉलिक्यूल्स केवल अलग अलग है, तो हमको खाली मॉलिक्यूल समझना है, बाकी क्लीनिंग एक्शन सेम होगा। देखो डिटर्जेंट में ये क्या होता है कि ये वाला पूरा हेड है, ठीक है, और ये पूरा वाटर में क्या होता है, सॉल्यूबल हो जाता है, और यहां से ये डिटर्जेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करने के बावजूद भी जो बनता है वो वाटर में सॉल्यूबल होता है। पिछले वाले में सोप के साथ में सॉल्यूबल नहीं होता था, बट इसमें सॉल्यूबल होगा, ठीक है। तो ये सोप के क्या है, सोप डिटर्जेंट मॉलिक्यूल के ये स्ट्रक्चर है। देखो ये वाला है बेंजीन सल्फोनेट का और ये है सल्फेट का, ये पूरा वही फिर है हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। देखिए क्या होता है, जब हम लोग डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल को किसमें, ये डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल है, देख लो SO3 Na+, ये डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल है। जब ये रिएक्शन करता है हार्ड वाटर के Ca+2 आयन से तो ये बन जाता है सॉल्यूबल कैल्शियम के सल्फेट्स के फॉर्म में, ठीक है, जो कि ये सॉल्यूबल होता है। और जब ये सॉल्यूबल है तो ये फिर अपना क्लीनिंग एक्शन शो करेगा, ये फोम बनाएगा। सिमिलरली यहां पर जब ये Mg+ के साथ भी रिएक्शन करेगा तो भी सॉल्यूबल बनेगा, और जब सॉल्यूबल बनेगा तो अपना क्लीनिंग एक्शन शो करेगा। सोप और मॉलिक्यूल के क्लीनिंग एक्शन, सोप और डिटर्जेंट के क्लीनिंग एक्शन दोनों सेम है, ठीक है, बट डिटर्जेंट के क्लीनिंग मैकेनिज्म
सोप के मुकाबले थोड़ा सा स्ट्रांग है और थोड़ा सा ज्यादा काम करता है इन प्रेजेंस ऑफ हार्ड वाटर ऑल्सो, बट हार्ड वाटर में सोप मॉलिक्यूल बढ़िया से काम नहीं करता है। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर होता है समाप्त। और इस चैप्टर के साथ साथ आपके 10th बोर्ड में इस बार जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड सिलेबस आने वाला है वो पूरा समाप्त हो गया है। और इस यूट्यूब चैनल पे आपको हर चैप्टर मिल जाएगा केमिस्ट्री का क्लास 10th का, ठीक है। जैसे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड कार्बोनेटेड्स कंपाउंड, ठीक है। ये पूरा आप चारों वीडियोस को देखो अच्छे से, उसका नोट्स बनाओ और ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आप इसका शॉर्ट नोट्स बनाइए और इसको आप डील कीजिए। अब जब आपका सिलेबस पूरा खत्म ही हो चुका है तो फिर हम लोग क्वेश्चन का कुछ प्रैक्टिस करेंगे। हम आपके पास लेकर आएंगे बहुत जल्द ही सैंपल क्वेश्चंस जो कि इस बार सीबीएसई ने रिलीज किया है, और कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस उसमें होंगे कि किस चैप्टर से कैसा कैसा क्वेश्चन करता है। उम्मीद है कि आपका ये पूरा तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा और बहुत अच्छे से आप लोग एग्जाम दोगे अपने 10th एग्जाम बोर्ड के लिए। सो ऑल द बेस्ट।